नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के बच्चों के लिए अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को आपको समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आपको बता दूं कि इससे बाहर आपका क्वेश्चंस आने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने इसमें रखा है और यह क्वेश्चंस जो आज की वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे इसके आंसर भी आपको नीचे लिखे हुए प्रतीत होंगे, यानी उनके आंसर आपको कैसे लिखना है ये भी साथ साथ मैं आपको बताते हुए चलूँगा। साथ ही साथ में इन क्वेश्चंस को मैं आपको अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको प्रश्नों के उत्तर को याद ना करना पड़े। तीसरी बात यह कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे और पेपर देने के लिए तैयार होंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा बहुत हाई होगा। आप एक प्रकार से आपको पता लगेगा कि हमने समस्त यूनिट के प्रश्नों को कवर कर लिया। क्योंकि इस वीडियो में जो मैंने प्रश्न रखे हैं ये इकाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी 8 इकाइयों को समाहित करके आपके समक्ष एक प्रकार से प्रश्नों को रखने का प्रयास किया है। तो जो बच्चे एक प्रकार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। महामैराथन रिवीजन क्लास 2025 में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। हिंदी प्रथम सेमेस्टर में जब आप होते हैं, हिंदी सब्जेक्ट आपका होता तो आपको हिंदी काव्य के बारे में पढ़ना पड़ता है। किसके बारे में? हिंदी काव्य। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हिंदी काव्य और हिंदी साहित्य गुरुदेव अलग है कि एक ही होता है। देखिए हिंदी साहित्य जो है इसमें आपको हिंदी साहित्य एक सब्जेक्ट है और हिंदी काव्य उसका एक टॉपिक है, एक पोर्शन है। ठीक है, समझ रहे हैं चीज़ों को? कहने का मतलब ये कि इसे प्रथम सेमेस्टर में आपको हिंदी काव्य पढ़ना पड़ेगा पूरा। ठीक है, आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक। जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तो कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। थर्ड सेमेस्टर में जैसे आप प्रवेश करोगे हिंदी गद्य के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे हिंदी अनुवाद पढ़ना पड़ेगा। फिफ्थ सेमेस्टर में जाओगे तो साहित्य शास्त्र हिंदी आलोचना पेपर 1 में और पेपर 2 में आपको पढ़ना पड़ेगा हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। वहाँ पर 2 पेपर हो जाएंगे एक सब्जेक्ट के। ऐसे ही सिक्स सेमेस्टर में भी एक सब्जेक्ट के 2 पेपर आपको देखने को मिलेंगे। तो हिंदी काव्य से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर होंगे। आपको बता दूं कि इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं। आप राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पेपर देने जा रहे हैं, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके अलावा आपका प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़। इसके अलावा आपका माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी हो गई, जो है महाराजा एक प्रकार से जो आपका वो है क्या नाम है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी यानी कि बरेली यूनिवर्सिटी जो हो गई। ठीक है, MJPRU। ठीक है, इसके अलावा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव उनमें आता है तो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ में हिंदी साहित्य का इतिहास जो FHND 101 का पेपर DDU में आ रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, चूंकि आप देखेंगे कि यहाँ से कई प्रश्न बनेंगे। अच्छा, FND का मैं एक वीडियो करवा दूंगा जिसमें एक प्रकार से मैं पूरा आपको समझा दूंगा कि कैसे उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, गद्य और पद्य दोनों मिला करके प्रश्न आएंगे। ठीक है, DDU वाले बच्चों के लिए तो उसको मैं करवा दूंगा, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। तो कुल मिलाकर के बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा और किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शुक्ला BU झांसी वगैरह के जो बच्चे हैं वो सब इससे पढ़ सकते हैं। लगभग बिहार के कई विश्वविद्यालय के बच्चे हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी साहित्य का इतिहास उसमें पढ़ना पड़ता है, तो हिंदी काव्य में भी हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ेंगे। चूँकि हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी काव्य ही एक प्रकार से आप देखते हैं 19वीं शताब्दी तक रहा है, यानी आप सकते हैं 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक, यानी 1850 के बाद में गद्य का विकास हुआ, उससे पहले काव्य ही था सब। आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं बिना समय गंवाए हुए। एक एक प्रश्नों को बहुत ही बारीकी के साथ आपको समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आप सभी को एक प्रकार से बता दूं कि शुक्ला स्टडी पॉइंट इससे पहले भी कई मॉडल पेपर ऑलरेडी करवा चुका है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा उनको तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, कहाँ पर मिलेगी भैया? प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, चले पहला क्वेश्चन आ चुका है, कबीर द्वारा वर्णित गुरु महिमा की महत्ता क्या है? यानी कबीर बेसिकली गुरु को एक प्रकार से भगवान से भी ऊपर बताने का प्रयास करते हैं। कबीरदास कहते हैं कि जो है सतगुरु समान को सगा। ठीक है, तो यानी कहीं ना कहीं पे गुरु के समान कोई सगा नहीं है इस दुनिया में। वो गुरु एक प्रकार से, इनके गुरु का नाम था रामानंद जी। ठीक है, रामानंद जी इनके गुरु थे कबीरदास के। कबीरदास की बात की, इनकी एक रचना है बीजक, उसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। ध्यान रखेंगे परीक्षा में प्रश्न ऑब्जेक्टिव में खूब पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आप चाहे परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो, चाहे लिखित हो, मेजर में हो चाहे माइनर में हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो इसके अलावा कबीरदास की अगर बात करें तो कबीरदास जो है ये नीरू नीमा नाम के जुलाहे ने इनको पाला पोसा था। इनकी उत्पत्ति एक प्रकार से अलग तरीके से हुई है, यानी इनके जन्म के समय मतलब जन्म के बारे में मतभेद है लोगों के बारे में। कोई कहते हैं विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुए, कोई कहते हैं लहर तारा नामक एक प्रकार से तालाब में एक प्रकार से कमल से उत्पन्न हुए। ऐसे तमाम प्रकार के जो है मत प्रचलित हैं इनके जन्म के संबंध में। 1398 बेसिकली जन्म वर्ष बताया जाता है। तो इस तरीके से कबीरदास जो है बड़े दैवीप्यमान नक्षत्र हैं। निर्गुण ज्ञानासरी शाखा जो हिंदी में आती है उसके प्रवर्तक हैं आप कबीरदास जी। कबीरदास के नाम पर आजकल कबीर पंथ भी चल रहा है, ठीक है। तो कबीर एक प्रकार से जो हैं ये निर्गुण ज्ञानासरी शाखा की बात करते हैं, ये निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं। इनके राम एक प्रकार से वो राम नहीं है जो तुलसी के राम है, यानी तुलसी के राम और कबीर के राम में बहुत डिफरेंस है। तुलसीदास के राम जो हैं वो दशरथ पुत्र राम है, लेकिन कबीर के राम की अगर बात देखेंगे तो वो एक प्रकार से वो परमात्मा है, परमात्मा रूपी राम है, जो जिनका कोई आकार नहीं है, ठीक है, जिनका कोई आकार नहीं, निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। कबीरदास कहते हैं कि कबीर कूता राम का, यानी कबीर जो है एक कुत्ता है किसका? राम का। कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाव, यानी मोती नाम का मैं कुत्ता हूं। कबीर दास कहते हैं अपने आप को कुत्ते की समान एक प्रकार से बताते हैं भगवान के समक्ष। भगवान के समक्ष हर व्यक्ति एक प्रकार से नगण्य मात्र है, ठीक है। कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाव, और गले राम की जेवड़ी। जेवड़ी माने क्या होता है? पट्टा। गले में एक प्रकार से राम नाम की जेवड़ी पड़ी है, राम नाम का पट्टा पड़ा हुआ है। जैसे कुत्ते के गले में पट्टा जो होता है उसका मालिक बांध देता है और जिधर खींचता है उधर कुत्ता चला जाता है। ऐसे ही एक प्रकार से कबीरदास अपने आप को भगवान के समक्ष रखते हैं। कहते हैं कबीर कूता राम का, और मुतिया मेरा नाव, और गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाओ, यानी कि जिधर खींचे उधर जा रहा हूं। कबीरदास वो हैं। कबीरदास को लोग एक प्रकार से जलते हैं कभी कभी लोग, क्योंकि कबीरदास ने एक प्रकार से सभी धर्मों को एक प्रकार से रगड़ा है। किसी धर्म के जो पंडे पुजारी रहे हैं, चाहे वो मुल्ला मौलवी रहे हैं, सबको घसीटा है, एक तरफ से घसीटा है। जो जो बुराइयां रही उस पर कुठाराघात किया है, उन पर प्रहार किया है। कबीर एक प्रकार से डायरेक्ट मुसलमानों को चैलेंज कर देते, कहते कि दिन भर रोजा रहत है, रात हनत है गाय। कि दिन भर व्यक्ति एक प्रकार से रोजा रहते हैं और रात में गाय का मांस खाते हैं, ये कौन सा रोजा हुआ? कटाक्ष करते हैं कबीरदास। कबीरदास अगर भारत में ना पैदा होते, कहीं विदेशों में होते, तो कबीरदास को एक प्रकार से जो विदेशी सरकार या चर्च के पादरी वगैरह थे वो एक प्रकार से गायब ही करवा देते। कबीरदास सामने नहीं आ पाते, समझो कि हिंदुस्तान में थे। हिंदुस्तान में एक प्रकार से सहानुभूति और एक प्रकार से ये मानवता, मान लीजिए कि कबीरदास को भाई चलो बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, ना मुस्लिम कुछ बोलते थे ना हिंदू कुछ बोलते थे, ठीक है। मुसलमान इनको मुस्लिम समझते थे, हिंदू इनको हिंदू समझते थे। कबीरदास ऐसे ही नहीं प्रसिद्ध हो गए हैं। मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चीज़ें रुकी रहें। तो जो भी कबीरदास से क्वेश्चन पूछेगा, आपके दिमाग में जो बातें मैं बता रहा हूं ये जब रुकेंगी तो आपके दिमाग का चौंधा जो होगा, चौंधा जिसको कहते हैं, खुल जाएगा, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा एक प्रकार से नंबर लाओगे। आपको आगे टीजीटी पीजीटी में जाना है, आपको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है, पीएचडी करनी हिंदी से, तबाही मचा दोगे महोदय अगर बीए में इस लेवल का, इस टक्कर का पढ़ोगे। चूंकि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य से एमए एक प्रकार से किया हूँ, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन पाना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। तो आप सोचो कि आपको एक अच्छा गाइडेंस मिल रहा है शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल के द्वारा। आप एक प्रकार से बहुत उच्च लेवल की क्वालिटी युक्त जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं, ठीक है। ये छोड़ो, बीएससी तो होता रहता है, मतलब मान लीजिए बीए होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ बीए करने के साथ साथ आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि भाई हमको टीजीटी पीजीटी भी देना है, हमको एमए भी इससे करना है, हमको नेट जेआरएफ भी देना है, ठीक है। बाकी बीए तो एक प्रकार से शुक्ला स्टडी पॉइंट तो करवा ही रहा है विधिवत तरीके से, लेकिन मैं प्रयास यही करता हूं कि आपको इतना नॉलेज दे दूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो जाए। तो कबीरदास इस तरीके से हैं। देखें, अपनी महत्ता के कारण गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा पद देते हैं। शास्त्र वाक्य में गुरु को ही ईश्वर के विभिन्न रूपों में, ब्रह्मा विष्णु और परमेश्वर के नाम से गुरु के रूप में पुकारा गया है। कहा गया कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु और गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये गुरु को एक प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके अधिक ये सब रूप हैं अलग अलग, ठीक है। यानी अच्छा, तुलसीदास क्या कहते हैं कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा। ये आप देखते हैं कहीं ना कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। ऐसे ही आप देखेंगे कि नाना प्रकार के एक प्रकार से विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से चीज़ों को बताया, लेकिन गुरु की महत्ता को सभी ने निर्विवाद रूप से स्वीकार किया।
चाहे वो कबीर हो, चाहे तुलसी हो, चाहे सूर हो, चाहे जायसी हो, या चाहे अन्य कोई विद्वान परंपरा का लेखक रहा हो। ठीक है, हर व्यक्ति ने गुरु एक प्रकार से किया। तो बिना गुरु के एक प्रकार से ज्ञान नहीं, ज्ञान रूपी एक प्रकार से प्रकाश नहीं होता, और जब ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं होता तो अज्ञान रूपी अंधकार नहीं दूर होता। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश रूपी गुरु की बड़ी आवश्यकता होती है। गुरु ही साक्षात्कार करवाता है, गुरु ही इंटरव्यू करवाता है आत्मा से परमात्मा का। साक्षात्कार माने इंटरव्यू, तदात्म्य करवाता है, समन्वय करवाता है, मिलाता है। ठीक है, तो वो है कबीरदास। कबीरदास कहते कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भोया न कोय। ठीक है, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास वो व्यक्ति हैं। तुलसीदास भी इस बात को स्वीकार करते हैं, कहते हैं कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर न उतरे पारा। यानी बस केवल भगवान का नाम, ठीक है, रटते रहो। एक बच्चा मिला तो मुझसे कह रहा है, गुरुदेव कलयुग केवल नाम अधारा, कलयुग में आधार कार्ड सर्वोपरि होगा। कलयुग में आधार कार्ड बनेगा। तुलसीदास जी ने इसको बता दिया था पहले से। हम कहा अरे बेटा मौज मत लीजिए, कलयुग केवल नाम आधारा का मतलब ये नहीं है कि भाई वो आधार कार्ड के लिए तुलसीदास जी बोले थे कि आधार कार्ड बनेगा, आँख और उसकी रेटिना सब नापी जाएगी। नहीं, गुरु को ब्रह्म कहा गया है क्योंकि वह शिष्य को बनाता है और नया जन्म देता है। संत कबीर कहते हैं कि हरि रूठे गुर ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। यानी अगर भगवान नाराज हो जाते हैं तो गुरु के पास हम जाते हैं और गुरु एक प्रकार से भगवान को मनाने का उपाय बता देते हैं। लेकिन अगर गुरु रूठे नहीं ठौर, गुरु अगर रूठ जाते तो फिर कहीं हमको ठौर ठिकाना नहीं बचता है। ठीक है, ध्यान रखें, गुरु रूठेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। क्लियर, ये बात ध्यान। अगला क्वेश्चन, साखी का तात्पर्य क्या है और उसका महत्व क्या है। साखी जो है इन्हीं क्या रचना है, बेसिकली कबीर की वाणियों का संग्रह। चूंकि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे तो लिखेंगे कैसे, तो रचना कैसे हो जाएगी इनकी। प्रश्न उठाओ भैया, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। कबीर क्या कहते हैं कि मसी कागद छुयो नहीं और कलम गयो नहीं हाथ। यानी मैं कगजवे नहीं छुएन पूरा जीवन नहीं बीतीगा, अभी कलमिए नहीं पकड़ें तो हम लिखब कैसे महोदय। उनके शिष्य वगैरह थे तमाम, ठीक है, उन सभी लोगों ने इनके वाणियों का संग्रह, वाणी मतलब जो बोलते थे विद्वानों की सभा में उसको नोट डाउन करते थे और उसको संग्रह करके एक बीजक नाम की पुस्तक निकालते हैं। उसके 3 भाग हैं, एक है साखी, एक है सबद और एक है रामायणी। तो साखी क्या है वही पूछा गया है। साखी संस्कृत शब्द साक्षित से उद्धृत है, यानी साक्षित शब्द से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है साक्षी, यानी कि आंखों से प्रत्यक्ष देखने वाला। साखी माने आंखों से प्रत्यक्ष देखने वाला, इसके संदर्भ में होता है। आगे चल करके नाथ परंपरा में गुरु वचन ही साखी कहे जाते थे, यानी गुरुओं के जो वचन होते थे उसी को साखी कहते थे। हिंदी निर्गुण संतों में साखियों का व्यापक प्रसार निस्संदेह कबीर के द्वारा ही हुआ है। गुरु वचन और संसार की व्यवहारिक ज्ञान देने वाली रचनाएं साखी के नाम से एक प्रकार से प्रचलित होने लगी और इसी प्रकार की रचनाएं कबीरदास ने लिखी, वही साखी के नाम से प्रकाशित है। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा, कबीरदास ये भी कहते कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार। मूर्ति पूजा का भी विरोध करते हैं कबीर। ठीक है, ये बात नहीं, कबीर कई चीज़ों पर एक प्रकार से कुठाराघात करते हैं। अगला प्रश्न, बिहारी ने गागर में सागर भरा है, स्पष्ट कीजिए। या बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, इस मान्यता का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, गागर में सागर भरने का मतलब क्या होता है। अब गागर तो छोट भरे होती है, यानी छोटी सी होती है, सागर बहुत बड़ा होता है, यानी बहुत बड़ी बातों को किसी छोटी सी दोहों के माध्यम से प्रस्तुत कर देना ही गागर में सागर भरना होता है। और बिहारी लाल इसमें बिल्कुल सक्षम है। बिहारी लाल के एक एक दोहों को पढ़ेंगे तो हिंदी साहित्य की अमूल निधि हैं। बिहारी कहते हैं, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, और भरे भुवन में करत है नयन नहीं सो बात। जो व्यक्ति ऐसी कल्पना कर सकता है कि सारा सभा लगी हुई है और नायक और नायिका जो होते हैं आंखों के माध्यम से 100 से अधिक बातें कर लेते हैं भरे भुवन में, वो कवि बहुत बड़ा कवि हो सकता है, बहुत ऊंचा कवि है। हिंदी साहित्य नहीं बल्कि विदेशों के साहित्य में भी बिहारी लाल प्रासंगिक हैं। तो बिहारी लाल एक प्रकार से बहुत विद्वान आदमी थे। इन्होंने कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी। इनके एक एक दोहों पर अगर रिसर्च करें तो बड़ा लंबा 3-3 4-4 पन्नों की व्याख्या आप करेंगे। ठीक है, कबीर के दोहों को लेकर कहा जाता है कि सतसैया के दो हरे, बिहारी सतसई में 713 या 720 या 19 दोहे लगभग हैं। ठीक है, और इसके बारे में कहते हैं कि सतसैया एकमात्र रचना है पूरे हिंदी साहित्य में, बिहारी लाल की एकमात्र रचना है, वो है बिहारी सतसई। बस बाकी कुछ लिखा हुआ ही नहीं करें बिहारिया, बिहारी ने और कुछ लिखा ही नहीं। रीति सिद्ध परंपरा से आते हैं बिहारी, रीतिकाल के कवि हैं।
बिहारी के बारे में कहा गया कि सतसैया के दोहरे और जो नावक के तीर, और भैया देखन माँ छोटे लगे और घाव करें गंभीर। यानी बिहारी लाल के दोहे तो बड़े छोटे छोटे प्रतीत होते हैं, लेकिन जब उसकी व्याख्या करने बैठो महोदय तो 2-2 दिन लग जाते हैं उसकी व्याख्या करने में। 3-3 4-4 व्याख्या, लक्षार्थ, व्यंग्यार्थ, अभिधात्मक अर्थ, तमाम प्रकार के अर्थ निकलते प्रतीत होते हैं। एक एक दोहों के अर्थ 3-3 4-4 अर्थ उसमें समाहित होते हैं। वो है बिहारी लाल। इसीलिए कहा गया कि सतसैया के दोहरे जौ नावक के तीर, और देखन माँ छोटे लगे घाव करे गंभीर। यानी छोटे तीर की भांति होते हैं जो कि प्रकार से घाव बहुत गंभीर करते हैं। तो बिहारी लाल वो हैं। बिहारी लाल हिंदी के दैदीप्यमान नक्षत्र हैं। हिंदी साहित्य में बिहारी को हटा दें तो कहीं ना कहीं पे एक प्रकार से हिंदी साहित्य जो है उतना अच्छा प्रतीत नहीं होगा जितना अच्छा एक प्रकार से आजकल हमको लगता है। तो बिहारी ने बिल्कुल अपने अद्भुत भाषा सामर्थ्य से उन्होंने दोहे जैसे छोटे छंद में असीम अर्थ संभावनाएं भर दी हैं। इसी गुण के कारण से कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। यहाँ गागर में सागर से तात्पर्य है कि वो एक ही दोहे में पूरी कहानी कहने में समर्थ थे बिहारी लाल। उनके दोहों का संकलन बिहारी सतसई के नाम से विख्यात है। मात्र एक रचना हिंदी साहित्य में लिख करके अमर हो जाने वाले मात्र एक कवि हैं बिहारी लाल। यह बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, सूर की शैलीगत विशेषता पर प्रकाश डालिए। सूरदास। सूरदास बहुत ही विद्वान कवि हैं। कृष्ण भक्त शाखा के प्रवर्तक हैं। अष्टछाप के कवियों के प्रमुख हैं। विट्ठलनाथ के एक प्रकार से बहुत बढ़िया मित्र थे। विट्ठलनाथ के बप्पा थे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के शिष्य थे ये एक प्रकार से क्या, सूरदास जी। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य मिलकर के अष्टछाप के कवियों का संग्रह करते हैं। 8 ऐसे कवि जो कि एक प्रकार से कृष्ण भक्ति शाखा को एक प्रकार से आगे बढ़ाते हैं, पद कृष्ण के पद का गान करते हैं। वात्सल रस के सम्राट कहे जाते हैं सूरदास, वो है सूरदास। एक विद्वान ने कहा कि सूरी सूरी तुलसी ससी और उडुगन के सोदास, और अब के कवि खद्योत सम जहां तहां करत प्रकाश। मतलब कि आज के कवि कैसे हैं, खद्योत्सम। खद्योत माने तो जुगनू, जो बारिश के महीनों में, सावन के महीनों में धूप से जलते हैं और धूप से बुता जाते हैं। समझ रहे हैं, धूप से जलने मतलब होता है कि जलो बुझो इस तरीके से। तो आज के कवि हैं कि इसे बिल माह से निकरे, एक कविता को धीरे से लिख दीहिन और बस उसके बाद फिर दब गए, फिर कब हो आए फिर लिख दीहिन एक आठू, इस तरीके से। अब के कवि जुगनू की भांति हैं। किसके समक्ष? आज के बड़े कवियों के समक्ष, जो प्राचीन काल के भक्ति काल के थे। कौन? सूर्य यानी सूरदास सूर्य के समान दैवीप्यमान नक्षत्र हैं। सूर्य तुलसी शशि, तुलसी चंद्रमा के समान है। उड्डुगन कौन होते हैं? तारों को उड्डुगन कहा जाता है। उड्डुगन केशवदास जी रामचंद्रिका नाम की रचना लिखते हैं। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत इसलिए चूंकि एक प्रकार से छंदों की इतने बड़े ज्ञाता, अलंकार रस इतने बड़े ज्ञाता एक प्रकार से हिंदी साहित्य में और कोई था ही नहीं केशवदास के अलावा। केशवदास को काव्य शास्त्र में एकदम से गहरी रुचि थी। काव्य शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं। इसी वजह से वो अपने पांडित्य प्रदर्शन को रोक नहीं पाते हैं लिखने से। केशवदास की रचना जो छंदों का अजायब घर कहलाती है उसका नाम है रामचंद्रिका। तो केशवदास उड्डुगन के समान है, तारों के समान है। सूरदास सूर्य के समान है। तुलसीदास चंद्रमा के समान है, शीतलता प्रदान करते हैं। तुलसीदास समन्वय की विराट चेष्टा रखते हैं। तुलसीदास निर्गुण और सगुण की समन्वय करते हैं, नर नारायण का समन्वय करते हैं। तुलसीदास की अगर बात करें तो बहुत ही विद्वान कवि तुलसीदास भी रहे। मेरे तो फेवरेट कवि तुलसीदास, बिहारी, ये सब मैं प्राचीन कवियों को ज़्यादा एक प्रकार से अच्छा महसूस करता हूं जब उनको पढ़ता हूं। ठीक है, चले। तो सूरदास जो हैं, सबसे पहली बात इनकी विशेषता क्या रही है? कोमलतम भावों के अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने गति शैली को चुना है। अच्छा, जो ये हैं सूरदास की अगर बात करें तो सूरदास जो है ये वात्सल रस के सम्राट कहे जाते हैं। वात्सल रस क्या होता है? ऐसा रस जो एक प्रकार से माता और पुत्र का जो प्रेम होता है महोदय, वो वात्सल रस की उत्पत्ति करता है।
ठीक है। देखो एक होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जब प्रेमी प्रेमिका आपस में मिलते हैं तो संयोग श्रृंगार होता है। प्रेमी प्रेमिका जब बिछोड़ते हैं तो वियोग श्रृंगार होता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत जब माता और पुत्र के बीच में जो लाड प्यार होता है, वह प्रेम जहां पर होता है वहां पर वात्सल्य रस होता है, वहां पर वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। और चूंकि यशोदा और भगवान श्री कृष्ण के बीच का जो स्नेह है, जो प्रेम है, उस प्रेम को लिखने में सफल रहे हैं सूरदास। सूरदास जन्मांध थे, जन्मांध होते हुए भी इन्होंने इतना जबरदस्त वर्णन लिखा है जिसका कोई जवाब नहीं, जिसका कोई तोड़ नहीं। उनके पदों में गति जैसी संगीतात्मकता, सरलता, सहजता व्याप्त है। उन्होंने वर्णात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। सूर्य के काव्य में व्यंग शैली, उपालंब शैली तथा संबोधन शैली, इन तमाम प्रकार की शैलियों का प्रयोग दिखाई पड़ता है। तो सूरदास की शैलीगत विशेषताओं में ये तमाम प्रकार की चीज़ें आप लिख सकते हैं। बेसिकली क्या, कोमलतम भावों के अभिव्यक्ति के लिए गति शैली को चुना। ठीक है, उनके पदों में गति जैसी संगीतात्मकता है, सरलता है, सहजता है। उन्होंने वर्णात्मक शैली का प्रयोग भी किया। सूर्य के काव्य में व्यंग शैली, उपालंब शैली, संबोधन शैली, इन सभी का प्रयोग है। अगला प्रश्न, सूर्य के काव्य सौंदर्य का परिचय दीजिए। पहला पॉइंट ये कि सूर्य का काव्य जयदेव और विद्यापति की भक्ति परक श्रृंगारिक परंपरा में आता है। सूर्य के काव्य जो है गे पदों में है। कैसे है सूर्य कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, कि हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। ऊधो जो हैं ज्ञानी व्यक्ति हैं। गोपियों को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते जाओ प्रभु समझाओ, जाओ, आप बड़े विद्वान बनते हैं, निर्गुण की पोथी पढ़ाते हो। गोपियों के पास उधो पहुंचते हैं समझाने के लिए, ए गोपी ये प्रेम रेम में क्या रखा है, आजा योगा करते हैं, योग करिए, ये करिए, फलाना करिए, धमाका करिए, निर्गुण ब्रह्म वो है, उस परमात्मा में लीन हो जाते हैं। गोपियाँ कहते ए उधो शांत बैठो, नीचे बैठो, कि जोग ठगोरी ब्रज न बिकई हैं, कि जोग ठगौरी, जो ये जोग की एक प्रकार से ठग वाली गठरी लेकर के तू आया है, यह गठरी ब्रज में नहीं बिकने वाली है, ये ईसपुर काशी में बिकती है। काशी ले जा इसको, तू काशी में इसको बेचा। ये जोग ठोग ये लेकर के आया है, निर्गुण ब्रह्म की बात मेरे समक्ष कर रहा है, ले जा इसको। क्योंकि सूरदास जो है ये क्यों कहलवाते हैं गोपियों से, कभी आपने सोचा? कहलवाते इसलिए है सूरदास क्योंकि सूरदास जो हैं वह एक प्रकार से कबीरदास के बाद आते हैं। और कबीरदास और उनसे पहले के जितने विद्वान लोग थे, नाथपंथी ये सब जो भी थे, सभी लोगों ने एक प्रकार से साकार ब्रह्म का विरोध ही किया, निराकार ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया। नाथपंथ ये कुंडलिनी उंडलिनी जगाओ, योगा फोगा करके भगवान को प्राप्त करो, ये सब बात बताई थी। भगवान दिखते नहीं है, ये सब चीज़ें बताई। तो सूरदास कहते हैं ठहरो ठहरो। जैसे आज गाना चला कि पानी में चीनी जैसे घोले राजा जी, तो पानी में जैसे चीनी घुल जाती है, ऐसे ही भगवान होते हैं। तो उद्धव वो बताने का प्रयास करते हैं कि भगवान जो हैं वो होते हैं साक्षात्कार मूर्ति। और गोपियां कहती हैं कि भैया जब हमारे समक्ष कामधेनु है, कामधेनु मतलब भगवान श्री कृष्ण साक्षात है, उनके दर्शन होते हैं, उनसे प्रेम कर रहे हैं हम, तो खरीक दुहावन जाही, बकरी का दूध लाने कौन जाएगा? जब कामधेनु गाय साक्षात कबूला गाय दूधवा दे रही, 2-2 3-3 बाल्टी दूध आ रहा है, क्या जरूरत है जाने के लिए? आपके यहाँ कामधेनु गाय बांधी हो तो आप भैंस काहे के लिए खरीदोगे? आप खरीक माने छगड़ी दुहाने काहे के लिए जाओगे? तो उद्धव को इतना लज्जित करती हैं गोपियाँ अपने प्रेम प्रसंगों के माध्यम से कि उद्धव भाग जाता है। उद्धव कहते भगवान प्रभु आपने कहाँ भेज दिया था? हे प्रेमानंद जगन्नाथम, आपने क्या कर दिया? ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भैया आप तो बड़े ज्ञानी बनते थे, हमसे बड़ी ज्ञान की बातें करते थे, योगा फोगा मतलब कि जितना भी होता, मतलब कि मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मतलब कि ये समझाने के लिए विनोद के रूप में आपको, ताकि इंटरेस्टिंग चीज़ें लगे और आपको समझने में अच्छा लगे। तो इस तरीके से उद्धव कहते नहीं प्रभु हम भैया नहीं जाएंगे अब कहीं पर भी, आप ही समझाओ, ठीक है, आप एक मामला है, आप ही निपटाओ, ठीक है, इस तरीके से। तो भैया प्रेम के आगे किसी की नहीं चलती। तो सूर्य के काव्य सौंदर्य का परिचय क्या है कि श्रृंगारिक परंपरा में है। सूरदास के काव्य पद गे पद में है, या आप इसको गा सकते हैं, बढ़िया बढ़िया इंस्ट्रूमेंट के साथ गा सकते हैं। सूर्य काव्य में सगुण रहस्यवाद का सुंदर वर्णन
होता है, यानी कि रहस्यवाद का भी एक प्रकार से वर्णन इसमें है। भगवान की महिमा, भगवान की महत्वाकांक्षा सब बताया गया। सूर्य के काव्य में प्रकृति के रमणीय चित्र भी आपको मिलते हैं। जब आप सूरदास के पदों को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा नहीं कि ये अंधे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका भैया, मजा तो आ रहा होगा आज की क्लास में। ऊर्जा मेरी बहुत खत्म हो रही बाबू, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए व्यवस्थित करने मतलब पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन से, भ्रमर गीत का अर्थ बताइए। तो जितने भी लोग नहीं लाइक किए हैं आप लाइक कर दीजिए, ऐसी ही एनर्जी बनी रहेगी महोदय और तबाही मचा देंगे। हिंदी और कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, किसी भी सब्जेक्ट में मैं जब पढ़ाने आता हूं तो तहलका मचा देता हूं। शुक्ला स्टडी पॉइंट पिछले 7 वर्षों से आपके बीए के क्षेत्र में सबसे नंबर 1 चैनल रहा है और हमेशा से आपके साथ जुड़ा हुआ है। यह बात आपको भी पता है। जब आपकी परीक्षा का अंतिम दौर आता है तो शुक्ला स्टडी पॉइंट आप सभी लोग याद करते हैं और आप सभी लोग आ जाते हैं कि गुरुदेव कहां हो आप। तो मैं कहता हूं हाँ सरकार बताओ, हम तो आपके पास ही हैं। ठीक है, क्या है वो गाना कि हम तो दिल में समाये हुए हैं, मिलने की क्या जरूरत है। तो हम आप सभी के दिल में समाये हुए हैं, मिलने की क्या जरूरत है महोदय, मैं आपके पास ही हूं। चले, भ्रमर गीत क्या होता है, भ्रमर गीत का अर्थ बताएं। भ्रमर गीत कृष्ण काव्य का वह प्रसंग होता है जिसमें भ्रमर के माध्यम से, भंवरे के माध्यम से उद्धव एवं कृष्ण के प्रति गोपियों की विरहजन्य पीड़ा उपालंब के रूप में प्रकट हुई है। प्रेम की महत्ता एवं ज्ञान की निरस्ता प्रतिपादित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी कि यहाँ पर प्रेम जीत जाता है उद्धव के यहाँ, मतलब यहाँ पर। और जैसे मैंने बताया कि भाई कि जोग ठगोरी ब्रजना बिके, यहाँ ले जाओ इसको, ना गो यहाँ से। ठीक है, भ्रमर यहाँ पर यहाँ मात्र प्रतीक है। भंवरा जिस तरीके से अली कली ही सो बंधे आगे कौन हमाल कबीर, मतलब कि बिहारी लाल कहते हैं तो उनको, वो हालांकि वो अलग बात है, राजा जय सिंह को कहते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें मैं आपको समझा रहा था कि भ्रमर गीत में क्या होता है कि भंवरा जो है प्रेम का प्रतीक है। भंवरा जो है इस कली में कहीं पर जाता है, रूस मतलब कि रस चूसता है, कहीं उस कली पर बैठता है, मतलब कि इस तरीके से तमाम भंवरे जो होते हैं उसी प्रकार से पुरुष होते हैं। ठीक है, इस एक प्रकार से स्त्री से एक प्रकार से संबंध था, फिर उस स्त्री संबंध हो गया, इस तरीके से तमाम स्त्रियों से संबंध होता है। तो भंवरे का प्रतीक यहाँ पर पुरुष लिया गया है। भ्रमर यहाँ मात्र प्रतीक है जो रंग रूप और क्रिया साम्य के रूप कारण उद्धव और कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर एक प्रकार से कृष्ण भगवान गोपियों से प्रेम करते हैं और कृष्ण भगवान चले जाते हैं गोकुल को छोड़ करके। गोपियाँ सब विरह अवस्था में एक प्रकार से हो जाती हैं। गोपियाँ एक प्रकार से अपने प्रेमी, चूंकि इनके प्रेमी रूप में इसको मानती हैं, तो प्रेमी रूप में एक प्रकार जब मानती, तो प्रेमी जब बिछड़ जाता है तो बड़ा कष्ट होता है। ठीक है, आप में से बहुत सारे जो प्रेमी युगल होंगे, जोड़े होंगे, वो जानते होंगे। हालांकि चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से, जायसी रचित पद्मावत, जायसी की रचना है पद्मावत, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी, ठेठ अवंधी में लिखते थे। ठीक है, ये सूफी काव्य परंपरा के कवि रहे हैं जायसी जी। पद्मावत इनका बड़ा फेमस ग्रंथ रहा है, महाकाव्य है। पद्मावत प्रेमाख्यानक काव्यों में सर्वोपरि काव्य माना जाता है। प्रेम तत्व की मार्मिक व्यंजना पद्मावत के समान मतलब कि अन्यंत्र आपको नहीं मिलेगी। यानी कि प्रेम तत्व की प्रधानता जो पद्मावत नाम की रचना में आपको मिलेगी वो और कहीं पर नहीं मिलेगी। चाहे नागमती के वर्णन की बात हो, चाहे एक प्रकार से मतलब कि जो सरोवर वर्णन है जो इसमें कि भैया जो है जब नागमती जाती है स्नान करने के लिए तो आप मतलब पद्मावती, तो किस तरीके से खोपा खोली केस, मतलब कि खोपा खोल केस मुकलाई, यानी कि अपने जूड़ों को खोल करके एक प्रकार से नदी में विचरण करती नहाती है। तो एक प्रकार जो चकोर चकोरी पंछी कहते कि यार तो चंद्रमा जो है यहाँ पर उगाया है समुद्र में। इतनी सुंदरता और इतने एक प्रकार से प्रेम का अच्छा वर्णन जो है मलिक मोहम्मद जायसी करते हैं, जिसका कोई जवाब नहीं। सूफी कवियों की प्रेम कथाएं हिंदी साहित्य जगत को अनुपम देन है, पहली बात। अगला, पद्मावत में जायसी ने हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का बड़ी सरलता से समन्वय किया है। हिंदू और मुस्लिम संस्कृति को मिला जुला करके ये रचना तैयार की गई है। इसमें श्रृंगार रस के दोनों पक्षों का संयोग और वियोग दोनों का वर्णन है। संयोग श्रृंगार में जहाँ पर एक प्रकार से एक प्रेमी और प्रेमिका आपस में मिले रहते हैं, वही वियोग श्रृंगार में प्रेमी प्रेमिका बिछुड़े रहते हैं। नागमती का वियोग वर्णन अगर आप पढ़ेंगे कि एक प्रकार से किस तरीके से वो 60 ऋतु वर्णन जो होता है, चाहे वो 60 ऋतु वर्णन की बात करें, चाहे 12 मासा की बात करें। 12 मासा मतलब 12 महीने में, हर महीने में जब मौसम बदलता है तो स्त्रियों के बाद जब उनके पति नहीं होते तो उनको विरह किस तरीके से आह्लादित करती है, उनको कितना कष्ट होता है, ये सारी चीज़ें एक प्रकार से मलिक मोहम्मद जायसी ने एक एक चीज़ों को बताया है कि किस तरीके से नागमती जो है वो एक प्रकार से जो है उसका विरह की अग्नि से जल रही है। ठीक है, कहीं कहीं पर तो आप देखते हैं कि विरह की अग्नि इतनी प्रवीण हो गई है कि हाड़ मास हो रहे शरीरा, मतलब इतना सूख गया है कि जो मांस वास्ता सब सूख गया है विरह की अग्नि से। ठीक है, अब भगवान जाने क्या होता है, हमको नहीं पता भैया।
चलें ये देखेंगे। अच्छा, इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना, जिन बच्चों को पीडीएफ लेना है, ठीक है, या कोर्स लेना है बीए का, हिंदी ही नहीं बल्कि हिंदी, संस्कृत, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, आपका शिक्षा शास्त्र, सभी सब्जेक्ट के लिए व्यवस्था कर दी गई। इसमें करेंगे 91 61 93 60 62 पर, और सभी का पीडीएफ, जैसे ये क्लास जो हो रही है इसकी पीडीएफ, इसके अलावा 3 4 क्लास 5 क्लास और हो चुकी हैं, उनकी क्लास की वीडियो जो मॉडल पेपर है उसके, और बाकी चैप्टर वाइज क्लासेस की पीडीएफ नोट सब आपको मिल जाएंगे। आपको नाम अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट का नाम लिख करके भेज देना है, ठीक है, इतना लिख करके भेज देंगे। आपके पास एक प्रकार से स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। इसी 100 रुपीज़ में 3 आपका मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट है और एक को करिकुलर सब्जेक्ट। को करिकुलर में आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजाइन का जो पेपर होता है इसकी विधिवत तैयारी हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आता है ये, इसकी पूरी तैयारी हो जाएगी। कुछ यूनिवर्सिटी में माइनर का पेपर भी ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसके लिए भी तैयारी व्यवस्था पूरी कर दी गई है। और मेजर के लिए एक प्रकार से चाहे लिखित परीक्षा हो चाहे ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो, सभी के लिए विधिवत तैयारी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोग जुड़ करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप सभी के लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आप एसएमएस करके तुरंत ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट के आपको कोर्स मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी होगी। आपकी परीक्षा 2 दिन बाद है, कल है, परसों है, उन सभी के लिए व्यवस्थित तैयारी हो जाएगी। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका महोदय, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण अथवा प्रवृत्तियों के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास की विभाजन की स्थिति बताएं। यानी हिंदी साहित्य का विभाजन कैसे किया गया। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्तियों के आधार पर 4 प्रकार से बांटा है, 4 भागों में बांटा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो बांटा है वो सबसे जबरदस्त तरीके से बांटा उन्होंने प्रवृत्तियों के हिसाब से। पहला काल है वीरगाथा काल, जिसको आदिकाल कहते हैं। संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक एक प्रकार से है। अच्छा, संवत से अगर सन निकालना हो तो आप 57 घटा देंगे, आपका सन निकल आएगा, ठीक है। आप 1050 में 57 घटा देंगे तो आपका एक प्रकार से निकल आएगा 900, जो भी निकलेगा, ठीक है। 1050 से आप 57 घटा दीजिए तो कितना निकलेगा। आप 1050 से क्या घटाएंगे, 57 माइनस कर देंगे 57, तो एक तो आपका 57 घटाएंगे तो कितना आएगा भैया 1050 से। तो यहाँ से उधार लिए हैं भाई 10 10 में 7 गए 3, यहाँ बचा 4, यहाँ से उधार लिए 14 14 9 5 14, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा 993 ईस्वी, यानी 993 ईस्वी शुरू होता है और वहाँ से 75 घटा देंगे, मतलब कि 57 घटा देंगे तो आपका सब निकल आएगा, ठीक है। भक्ति काल की अगर बात की तो भक्ति काल जो है संवत 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी तक रहा है। इसके बाद में रीतिकाल। अच्छा, भक्ति काल को जो है पूर्व मध्यकाल कहते हैं, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। रीतिकाल, ठीक है, 1700 विक्रमी से लेकर के 1900 विक्रमी तक का समय रहा है, 200 वर्षों का। और गद्य काल, जिसको आधुनिक काल कहते हैं, ये संवत 1900 ईस्वी से लेकर के आज तक चलता आ रहा है। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन इस तरीके से 4 प्रवृत्तियों में आपका होता है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया, उसको मैंने बताया है। ये सब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों ने इसको देखा होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये रिवीजन क्लास चल रही है, तो तीव्र गति से हम आगे बढ़ेंगे, नहीं बड़ा समय हो जाएगा लंबा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन प्रस्तुत कीजिए। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को निम्न 4 कालखंडों में विभाजित किया है। 4 कालखंड कौन कौन से हैं। पहला है आदिकाल। ये आदिकाल को आदिकाल ही कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 1000 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक का जो समय काल है 400 वर्षों का, ये आदिकाल है। फिर इसके बाद में पूर्व मध्यकाल आता है, 1400 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी तक का समय आपका पूर्व मध्यकाल के नाम से जानते हैं। उत्तर मध्यकाल 1650 से लेकर के 1850 ईस्वी तक का समय काल रहा है। और आधुनिक काल 1850 से लेकर के आज तक रहा है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ये कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे इन सभी चीज़ों को, बहुत ही बारीकी के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है आदिकाल के विविध नामकरण अथवा हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए प्रयुक्त विभिन्न अन्य नाम एवं नामकरण करने वाले विद्वानों के नाम लिखिए। चूँकि ये प्रश्न कई बार पूछा गया, हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो सर्वाधिक एक प्रकार से मतलब कि बहुत ज़्यादा एक प्रकार से विवादास्पद रहा है। कई विद्वानों ने अलग अलग इसके नाम दिए हैं, तो वही पूछा गया कि किन विद्वानों ने कौन कौन से नाम सुझाव दिए हैं। तो आदिकाल साहित्य की प्रवृत्तियों और परिस्थितियों का गहन अध्ययन करके डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस युग का नाम आदिकाल रखा। अच्छा, इससे पहले आदिकाल का नाम आदिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल बता चुके थे, लेकिन आदिकाल का नाम वीरगाथा काल उन्होंने कहा कि वीरगाथा काल, जो कि वीरतापूर्वक रचनाएं ज़्यादा, इस वजह से वीरगाथा काल कहना ज़्यादा समीचीन होगा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद इसको वीर काव्य कहते हैं। यह नाम वीरगाथा काल जैसा ही है जो रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने इसको आधार काल कहा, डॉक्टर वसुदेव सिंह जी ने इसको उद्भव काल कहा। लेकिन ये दोनों नाम आदिकाल के करीब ही एक प्रकार से, आधार काल की बात की जाए या एक प्रकार से जो है उद्भव काल की बात की है तो ये आदिकाल के ही मतलब कि समान ही हैं। जबकि वीरगाथात्मक काल या वीरगाथा काल किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसको बीज वपन काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन से हिंदी साहित्य की वीरगाथात्मक
या वीर गाथा काल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, या एक प्रकार से मतलब या एक उदाहरण भी प्रस्तुत कीजिए। 2023 में प्रश्न पूछा गया अभी पिछले वर्ष। देखिए, वीर गाथा काल की 2 प्रवृत्तियां निम्नवत हैं। पहली बात तो वीर काव्य में या वीर गाथा काल में क्या था, युद्धों का सजीव चित्रण होता था, और इसके अलावा जो है युद्धों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन होता था। ठीक है, कि वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता है, यानी आदिकाल या वीर गाथा काल में वीर रस की प्रधानता परिलक्षित होती है। पृथ्वीराज रासों में ऐसे अनेक मर्म को स्पर्श करने वाले स्थल है जहाँ पर वीर रस का पूर्ण परिचय मिलता है। यानी वीर रस तो खूब मिलेंगे कि यक्का मारे दुई गिर जावे, तेसरा खौफ खाए मर जाए, अरे भैया रिम झिम बाला भाला बरसे, वह मैदानन के बीच मझाए, कि हाथ पटक दे भुइमा जो तो नौ मन लाठी ले उठाए, दांत उखाड़े भवरा नलकै, ते दिल्लीम करे दुआरक चार, कि धय द्यो डोला समर खेत मा, जे जीते ते ले उठाए। ठीक है, इस तरीके से होता था भैया। जो शौर्य होता था वो सौंदर्य पर कब्जा कर लेता था, यानी कि जिसके भुजाओं में रक्त बहता था, जिसकी भुजाओं में बाहुबल होता था, उसका सौंदर्य पर कब्जा हो जाता था। यानी कि स्त्री सुंदर देखते थे भैया, आज जो है तुरंत जो है चाहे लड़ भिड़ करके, चाहे जैसे भी साम दाम दंड भेद सब अपना करके उसको अपना कर लेते थे। ये होता था भैया पहले। ठीक है, तो यहाँ पर वीरतापूर्वक खूब रचनाएं होती थी कि भैया यक्का मारे, दूसरा फाट पड़ता रहा, तीसरा खौफ खाए मर जात रहा, ऐसे समझो। ठीक है, 12 बरस ले कुकर जीवे, औ 13 ले जीवे सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। मतलब 18 साल के बाद क्षत्रिय का जीने मतलब जीने के लिए धिक्कार बोल दिया गया। बताओ हाल भाई, 18 साल में तो भाई जीवन के एक प्रकार से जो है वो सारी चीज़ें व्यक्ति समझने लगता है, सब चीज़ें उसके दिमाग में आने लगती हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कल्पना की अधिकता भी इसमें है। चारण कवियों की रचनाएं तथ्य पर आधारित ना होकर के कल्पना प्रधान है। यहाँ पर जबरदस्ती चीज़ों को लिखा गया है। अब क्या ये सही में ऐसा होता था कि एक को मारते थे, दूसरा फाट पड़ता रहा, वैसे तीसरा मर जाता था? आप कहते हैं एक हाथ पटक दे भुइमन 9 मन माटी, 9 मन माटी कैसे उठा लेगा? एक मन में 40 किलो होता है, 9 चौको 36, 3 कुंटल 60 किलो माटी एक हाथ में कैसे जेसीबी नहीं उठा पाएगी? मन एक तो बात छोड़ दो, 3 कुंटल 60 किलो माटी एक अंजूरी में कौन उठाएगा? एक मुट्ठी में कोई नहीं उठा पाएगा। कुंभकर्ण भी नहीं उठाता। कुंभकर्ण की बात हो वो उठा सकता था, बाकी कोई नहीं उठा पाता। ऐतिहासिक पात्र तो इन रचनाओं में हैं, ऐतिहासिकता है, लेकिन इस पर इतिहास बहुत कम है। कल्पना का आश्रय लेते हुए घटनाओं, नामावलियों और तिथियों का तक की कल्पना भी इसमें कर ली गई है। वीर गाथा की प्रसिद्ध रचना चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो है, जो बड़ी फेमस है। कुछ ऐतिहासिकता इसमें मिलती है, बाकी सब कल्पना ही है। आगे देखते हैं भैया, अगला क्वेश्चन आ चुका है। कवि विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था और उनकी पदावली किस भाषा में रचित है? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आया हुआ है। देखिए, कवि विद्यापति का जन्म बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बेनीपट्टी थाने के अंतर्गत बिस्फी नाम का एक प्रकार से, या बिस्फी नाम का एक गांव है, वहां पर हुआ था। इनकी पदावली मैथिली भाषा में है। मैथिली भाषा बिहारी हिंदी की एक भाषा, बिहारी हिंदी की 3 बोलियाँ हैं, जो है मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो मैथिली में लिखा था इन्होंने। अगला क्वेश्चन से, वीर गाथा काल के अन्य नाम क्या हैं? तो वीर गाथा काल को विविध विद्वानों ने अलग अलग नामों से संबोधित किया है। बीज बपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, सिद्ध सामंत काल राहु शंकरत्यान ने कहा, चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल कहा। यह बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से इसके नाम अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बताए हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं बताएं। नाथ साहित्य भी आदिकाल का ही एक भाग है। नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है? जो है उनका नाम है गोरखनाथ या गोरक्षनाथ। ठीक है, 9 नाथों की कल्पना की, मतलब कि 9 नाथ जो है बेसिकली हुए हैं। हठ योग की साधना को विशेष महत्व देते हैं ये लोग। नारी सहचर का विरोध करते हैं, नारी के साथ संबंध नहीं बना सकते जो व्यक्ति नाथपंथी हैं वो। और नाथपंथ से में चूंकि दीक्षा लिए है कौन से? योगी बाबा को जानते हैं, नाथ संप्रदाय से हैं वो। इस वजह से एक प्रकार से नारी सहचर का इसमें एक विरोध है। इस वजह से उन्होंने शादी भी नहीं की। ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप की आराधना करी गई, यानी कि यहाँ पर ईश्वर का साकार रूप कोई नहीं कि दशरथ पुत्र राम या भगवान शंकर का एक रूप होगा, नहीं। यहाँ पर निर्गुण ब्रह्म की उपासना करी गई है साफ साफ। ठीक है, निराकार ब्रह्म की। अपभ्रंश भाषा में रचनाएं यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है, अपभ्रंश हिंदी से पहले की भाषा है। सबसे पहली भाषा कौन सी है भैया? पहले भाषा आती है संस्कृत। संस्कृत से कौन सी भाषा आई? संस्कृत के बाद में पाली भाषा का विकास हुआ। पाली भाषा के बाद में कौन सी भाषा आई?
प्राकृत भाषा का विकास हुआ। प्राकृत के बाद में कौन सी भाषा आई? अपभ्रंश भाषा आई, ठीक है। अपभ्रंश के बाद में आप देखते हैं जो गवई इलाकों में भाषा बोली जाती थी, अवहट्ट भाषा बोली जाती थी, अवहट्ट, ठीक है। इसके बाद में यहीं से अपभ्रंश या अवहट्ट से मिली क्या बनती है? बिहारी, मतलब कि हिंदी की 5 बोलियों का विकास होता है। हिंदी की 5 बोलियों में राजस्थानी हिंदी, ठीक है, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, ये एक प्रकार से 5 बोलियां आती हैं, जिसमें बिहारी हिंदी की 3 बोलियां मैथिली, मगही, भोजपुरी, ठीक है, और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां आपकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां आपकी, जिसमें आपकी खड़ी बोली वगैरह मतलब ये सब है, और पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी, गढ़वाली, मेवाती, मतलब ये सब, और राजस्थानी हिंदी मेवाती, मारवाड़ी, ये सब आपकी जयपुरी, ठीक है, ये सब शामिल हैं। क्लियर? तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो यही सब है नाथ संप्रदाय में। अगला क्वेश्चन है रासो साहित्य क्या है? रासो साहित्य भी वीरगाथा काल का ही है। आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत उपलब्ध अधिकांश रचनाओं के नाम के साथ पीछे रासो जुड़ा हुआ है, जैसे पृथ्वीराज रासो, ठीक है, खुमान रासो दलपत विजय की रचना है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, ऐसे ही आप देखते हैं और तमाम रासो की रचनाएं हैं जो पीछे रासो लिखा हुआ है। रासो शब्द जो है राजसूई शब्द, रसायन शब्द रहस्य, रास या रासक से बना हुआ है। उदाहरण के लिए परमाल रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो, पृथ्वीराज रासो इत्यादि सबके रासो शब्द अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी जो भी परमाल रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो, पृथ्वीराज रासो, ये सब एक प्रकार से रासो काव्य हैं जो कि एक प्रकार से वीरगाथा काल में लिखे गए हैं, जिनमें वीर रस की प्रधानता है और श्रृंगार रस के भी पुट मिलते हैं। अगला प्रश्न, रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है, विशेषताएं क्या है? रासो साहित्य के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला है मुख्यतः संबंधित राजा की प्रशस्ति या प्रशंसा की जाती थी, यानी कि जैसे पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान की प्रशंसा खूब दबा के की गई है, ऐसे ही हर एक उसमें परमाल में परमाल रासो में परमाल रासो की परमाल की। राजाओं के युद्धों का, उनकी वीरता का गान खूब बढ़ा चढ़ा करके किया गया है। युद्धों का मतलब कि अति संयुक्तिपूर्ण वर्णन है। राजाओं के प्रेम प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन भी किया गया है। विभिन्न भावों के अनुसार अलग अलग छंदों का प्रयोग भी यहाँ पर आपको मिलेगा, यानी छंदों की विविधता भी आपको रासो साहित्य में मिलेगी, ठीक है। वीरगाथा काल की भी यही विशेषता है, रासो परंपरा की भी यही विशेषता है। अष्टछाप के कवियों का नाम लिखिए। देखिए, श्री वल्लभाचार्य ने जिस पुष्टमार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना की थी, उसका जिन हिंदी भक्त कवियों के द्वारा पल्लवन किया गया, उन्हें अष्टछाप के कवि कहा गया। पुष्टि मार्ग का एक प्रकार से को आगे बढ़ाने का काम अष्टछाप के कवियों ने किया। अष्टछाप के कवियों में 4 कवि वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 कवि जो थे वो विट्ठलनाथ के शिष्य थे। इन्हीं 4 में सूरदास जी जो थे वल्लभाचार्य के शिष्य में से थे, ठीक है। इसमें से पहले थे कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास। ये एक प्रकार से अष्टछखा या अष्ट कवि के नाम से जाने जाते हैं। तो ये एक प्रकार से कृष्ण भक्ति परंपरा में लिखा करते थे, कृष्ण भक्ति शाखा से रिलेटेड कवि हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, कृष्णा सरई। अच्छा, पुष्टिमार्ग का जहाज किसे कहते हैं? सूरदास को पुष्टिमार्ग का जहाज भी कहा जाता है, यह बात भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, कृष्णा सरई शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं अथवा कृष्ण भक्ति शाखा के 4 कवियों के नाम लिखिए। देखिए, कृष्ण भक्ति शाखा के 4 कवियों में पहला नाम तो सूरदास का आएगा, दैवी प्रमाण नक्षत्र हैं। सूर सागर नाम की रचना, बड़ी फेमस रचना लिखते हैं साहित्य लहरी। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये रचनाएं सूरदास की हैं। इसके अलावा सूरदास की अगले विद्वान हैं नंददास, कृष्ण भक्ति परंपरा के। रस मंजरी और रूप मंजरी नाम की रचना लिखते हैं। तीसरे विद्वान है कृष्णदास, इनकी रचना है भंवर गीत, प्रेम तत्व निरूपण। अगला विद्वान है परमानंद दास, रचना है परमानंद सागर, ठीक है। और चतुर्भुज दास की रचना है द्वादश यश और भक्ति प्रलाप। ये सब रचनाओं को नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी इनका PDF मिल जाएगा अगर आप मात्र 100 रुपीज़ एक प्रकार से आपका कोर्स ज्वाइन करते तो उसमें आपको सभी PDF मिल जाएगा। SMS करना है आपको बस 91 61 93 60 62 पर। कौन से नंबर पर भैया? 91 61 93 60 62 पर। इससे पहले मैंने बताया था, इसी पर आपके लिए कोर्स की व्यवस्था कर दी गई है, मात्र 100 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। आप SMS करेंगे, वहाँ पर बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। रीतिकाल के कवि और उनकी रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं। देखिए, केशवदास सबसे पहले कवि हैं, विद्वान कवि हैं। इनकी रचना है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्र का विज्ञान गीता। ये सब रचनाएं किसकी हैं? ये सब रचनाएं केशवदास जी महाराज की हैं। इसके बाद में अगले विद्वान है चिंतामणि त्रिपाठी। इनकी रचना है कवि कुल कल्पतरु और पिंगल, ये 2 रचनाएं इनकी लिखी हैं। इसके अलावा मतिराम की रचना है ललित ललाम, मतिराम ससई और रसराज। ये रचनाएं किसकी हैं? यह रचनाएं एक प्रकार से इनकी हैं। किसकी रचनाएं भैया? ये रचनाएं एक प्रकार से मतिराम की हैं। इसके अलावा सेनापति भी मतलब की रीतिकाल के ही कवि हैं। इनकी रचना है काव्य विकल्प। इसके अलावा आचार्य देव भी रीतिकाल कवि हैं, भाव विलास इनकी रचना है। ये सब ध्यान रखेंगे। अब इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, तो इसमें केवल कवियों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। आचार्य देव की रचना है भाव विलास। महाकवि भूषण की रचना है शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। इसके अलावा बिहारी लाल की रचना है बिहारी सतसई एकमात्र रचना। घनानंद की रचना है सुजान सागर, सुजान इनकी प्रेमिका थी घनानंद की। घनानंद आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, ठीक है।
आनंद घन भी इनका एक प्रकार से नाम रहा है। और आपको बता दूं कि एक प्रकार से ये क्या है, घनानंद जो है ये एक प्रकार से आपको बता दूं सुजान से प्रेम करते थे, मोहम्मद सारंगेले के दरबार में रहा करते थे, ठीक है। और ये रीति सिद्ध परंपरा मतलब कि रीति मुक्त परंपरा से है। घनानंद बोधा आलम ये सब। बीरा वारिस इसका नामा रचना घनानंद बोधा इन सभी लोगों ने लिखा। भिखारी दास की रचना रस सारांश काव्य निर्णय, ध्यान रखेंगे इसका नामा और बीरा बारिस किसकी, बोधा की। घनानंद बोधा और आलम ये तीन व्यक्ति जो हैं बेसिकली बिरही काव्य लिखने वाले हैं, इसीलिए इनको एक प्रकार से क्या कहते हैं, इनको एक प्रकार से क्या नाम है उसका मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, इनको भले कुछ कहते थे, बिरह के को लेकर के है एक कि बिरह को लेकर के ये कहे जाते हैं, ठीक है। प्रेम के पीर के कवि हैं ये, प्रेम के पीर के कवि कौन है, घनानंद हैं, ठीक है। इनको भैया प्रेम में धोखा मिला था, फिर जब धोखा मिला सुजान से तो फिर जाकर के निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा लेते हैं और आजीवन एक प्रकार से स्त्री से दूर रहने की बात करते हैं। आगे देखेंगे रीतिबद्ध और रीति मुक्त में क्या अंतर है, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए, बताएं। रीतिबद्ध और रीति मुक्त में क्या अंतर है बताने का प्रयास करें। देखिए जिन कवियों ने रीति में उल्लिखित प्रमुख काव्य लक्षणों के अनुसार काव्य रचनाएं की उन्हें रीतिबद्ध कहते हैं, जैसे कि बिहारी मतलब कि वो हो गए केशवदास हो गए या अन्य कवि चिंतामणि हो गए, ये सब एक प्रकार से रीतिबद्ध कवि हैं। रीत अर्थात जिन कवियों ने नायिका भेद पर लिखा, अलंकार निरूपण किया, रस पर लिखा, काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया, ये सब रीतिबद्ध परंपरा में आते हैं और वे रीतिबद्ध कवि हैं। जैसे कि बिहारी, मतिराम, भूषण ये सब जो है ये एक प्रकार से रीतिबद्ध आते हैं। अच्छा बिहारी को कुछ विद्वानों ने रीति सिद्ध परंपरा का भी माना है, ध्यान रखेंगे। और जिन कवियों ने इन रीतियों का पालन नहीं किया वे रीत मुक्त कवि कहलाए, जैसे कि घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, ठीक है। ये सब एक प्रकार से व्यक्ति जो रहे हैं ये सब रीतियों से बंधे नहीं थे, रीतियों से खुल करके रचनाएं लिखते थे, जो चूंकि ये आश्रयदाताओं की प्रशंसा नहीं करते थे, जहाँ जो एक प्रकार से सही होता था, जो होता था उसको बताने का काम करते थे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, द्विवेदी युग के किन्हीं 6 साहित्यकारों के नाम लिखिए। द्विवेदी युग के साहित्यकार, देखिए द्विवेदी युग की अगर बात करें तो समय सीमा कब से कब तक है, 1900 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक का जो समय काल माना जाता है हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के नाम से माना जाता है। द्विवेदी युग हिंदी साहित्य के एक बड़े विद्वान है, उनका नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी, उन्हीं के नाम पर रखा गया है, ध्यान रखेंगे। पहले विद्वान है महावीर प्रसाद द्विवेदी, चूंकि उन्हीं के नाम पर ये पूरा का पूरा कालखंड है तो इनका नाम तो होगा ही। तो ये साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी, ठीक है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, मैथिल शरण गुप्त जी, लोचन प्रसाद पांडे जी, सियाराम शरण गुप्ता जी, लक्ष्मीधर वाजपेयी जी, ये 6 साहित्यकार जो हैं द्विवेदी युग के हैं, बड़े फेमस, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, भक्ति काल की 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भक्ति काल की 4 प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार से, जो कि चाहे वो निर्गुण काव्य धारा हो, सगुण काव्य धारा हो, ज्ञानाश्रयी हो, प्रेमाश्रयी हो, सब में आपको दिखेगी, ठीक है। भक्ति काल की 4 विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता क्या है कि इसमें भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया गया। दूसरी बात, दास भाव को लेकर के भगवान की भक्ति की गई। तुलसीदास जो है अपने आप को दास मान करके एक प्रकार से भक्ति करते हैं। कहते हैं तुलसीदास कि एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम ही चातक तुलसीदास, ठीक है। यानी तुलसीदास अपने आप को एकदम से क्या बताते हैं, दास भाव की भक्ति करते हैं, यह बात ध्यान रखेंगे। अगर तीसरी विशेषता है लोक मर्यादा और वर्ण व्यवस्था को मान्यता भी यहाँ पर दी गई। लोक मर्यादा मतलब कि एक प्रकार से आप देखिए तुलसीदास जी महाराज लोक मर्यादा की बात करते हैं और वर्ण व्यवस्था, ब्रह्मणवस्य मुखमासीद बाहुरजन्य कृता उरु तदसदवश्याः पादाभ्याम शूद्रो जायतः, यानी एक प्रकार से वह एक तुलसीदास जी महाराज हो चाहे जो हो वर्ण व्यवस्था को फॉलो करने वाले हैं, चाहे सूरदास हो या अन्य कोई कवि हो, ठीक है। मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार की रचनाएं आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। और अनेक तरह की शैलियों को यहाँ पर भी अपनाया गया है। मुक्तक माने होता है फुटकल काव्य जो लिखे गए, जैसे सूरदास ने लिखे हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे जो है सूरदास के अलावा बिहारी ने मतलब कि सूरदास के अलावा तो मतलब कि कबीर ने लिखे हैं। और बाकी आप देखेंगे मुक्त प्रबंध क्या होता है, प्रबंध मतलब महाकाव्य वगैरह, तो आप देखेंगे तुलसी और जायसी महाकाव्य वगैरह लिख रहे थे। रामचरितमानस और पद्मावत जैसे महाकाव्य आए, तो ये भक्ति काल के ही देन है। भक्ति काल को स्वर्णयुग भी कहा जाता है। वेद और अन्य शास्त्रों के विचारों को प्रधानता यहाँ पर दी गई। सामाजिक मर्यादा की स्थापना भी यहाँ पर करी गई। इस तरीके से भक्ति काल की 4 विशेषताएं नहीं बल्कि 6-7 विशेषताएं हो गई। और ये विशेषताएं आपसे पूछेगा तो आप आसानी से बता पाएंगे जब आप इसको हमारी वीडियो को देखे रहेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखिएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका महोदय। प्रश्न है भैया क्या, प्रश्न आपका है प्रयोगवादी काव्यधारा की 4 मुख्य विशेषताएं लिखिए। प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं हैं, पहली बात तो कल्पनाशीलता के स्थान पर यथार्थवाद का आग्रह किया गया।
दूसरी बात, कल्पनाशीलता की नवीन प्रक्रिया सामने आती है। तीसरी बात, लघुता के प्रति नवीन दृष्टिकोण है। चौथी बात, बौद्धिकता की प्रतिष्ठा की गई प्रयोगवाद में। मांसल प्रेम और दामित वासना की अभिव्यक्ति यहाँ पर किया गया है। भाव क्षेत्र में रूढ़ि विद्रोह किया गया। छंद विधान के प्रति विद्रोह है। अतृप्त रागात्मकता की अभिव्यक्ति है। सामाजिक और राजनीतिक विद्रूपता के प्रति व्यंग्य किया गया है। वैचित्र प्रदर्शन की मानसिकता है। शैली की नवीनता आपको दिखेगी, ठीक है, शैली शिल्प की नवीनता आपको दिखेगी यहाँ पर। प्रयोगवाद या प्रगतिवाद की सब विशेषताएं हो सकती हैं। तो प्रयोगवादी काव्यधारा की विशेषताएं क्या है भैया? देखिए, हमेशा से एक प्रकार से छोटी चीज़ों पर एक प्रकार से छोटी कम समय में, मतलब कि कम शब्दों में ज़्यादा बातें कहने के पक्षधर हैं और अपने रचनाओं के माध्यम से ज्ञान की बातें करते हैं। बौद्धिकता की प्रतिष्ठा करी है। कल्पना को नए तरीके से करने का प्रयास किया है। मांसल प्रेम और दमित वासना जो है, इसकी अभिव्यक्ति भी यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है, यानी कि स्त्रियों के प्रति। इसके अलावा भाव क्षेत्र में रूढ़ि विद्रोह जो है, यानी जो भाव क्षेत्र को लेकर के पहले से रूढ़ियाँ बनी थी, रूढ़ियों को खंडित करने का काम किया गया। तो पुरानी परंपराओं को हटाने का प्रयास करके नई परंपराओं को आगे बढ़ाया गया। प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं अज्ञे जी, ठीक है। आपको बता दूं कि वो एक प्रकार से अच्छा छंद में एक नए विधान के प्रयोग करते हैं। कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अच्छा, प्रगतिवाद की क्या विशेषता है? इन दोनों की विशेषताएं परीक्षा में आती है, ध्यान रखिएगा। प्रगतिवाद काव्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या प्रगतिवादी काव्य की 4 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न आपसे पूछेगा तो आप आसानी से इन चीज़ों को याद रखिएगा, लिख दीजिएगा। पहली बात, सामाजिक यथार्थवाद पर बल दिया गया है, यानी प्रगतिवादी विचारकों पर किसका प्रभाव था? मार्क्सवाद का प्रभाव था, यह बात भी ध्यान रखेंगे। सामाजिक समस्याओं के प्रति सचेतता, यानी सामाजिक समस्याएं हैं, उन सामाजिक समस्याओं पर काव्य लिखे गए हैं प्रगतिवाद में। बौद्धिकता और व्यंग्यात्मकता है, यहाँ पर ज्ञानवर्धक बातें भी की जाती हैं और व्यंग्य भी किया जाता है सामाजिक रूढ़ियों पर, सामाजिक मुद्दों पर। इसके अलावा परिवर्तन और क्रांति की पुकार है, यानी कि एक प्रकार से आप देखते हैं प्रगतिवाद में प्रयोग परिवर्तन के साथ साथ क्रांति करने के आह्वान भी किया जाता है, चाहे रामधारी सिंह दिनकर हो या अन्य कोई कवि हो। सांस्कृतिक समन्वय की भावना, सभी संस्कृतियों को मिलने की बात करी गई है। राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता की भावना भी प्रबल मात्रा में आई और मानवतावाद को एक प्रकार सर्वोपरि बताया गया। मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है, ऐसा यहाँ पर प्रतिष्ठित किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न क्या आ चुका है? प्रश्न आ चुका है, अज्ञे के काव्य में प्रकृति चित्रण किस प्रकार से है? अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे था। अज्ञे कवि भी हैं और लेखक भी हैं, ध्यान रखें। कवि और लेखक में अंतर होता है। लेखक गद्य रचनाएं भी लिखता है और पद्य भी लिख सकता है। कवि जो होता है वह केवल कविताएं करता है, ठीक है। तो अज्ञे ने प्रकृति चित्रण के लिए जिन नाना रूपों, नाना माने कई रूपों का चित्रण किया है, उसको विषय बनाया, उसकी सूची बड़ी लंबी रही है। उनके काव्य में वन, पर्वत, नदी, सागर, खेत, यानी वन पर भी लिखा, पर्वतों पर, नदियों पर, सागर, खेत, खलिहान, तट, आंगन, झील, सरोवर, डगर, पगडंडी, इन सभी स्थान पर अपनी विशिष्ट छवि में अंकित किया है। अज्ञे ने प्रकृति को उसके नवीन रूप से प्रस्तुत किया है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। अज्ञे की आप रचनाओं को, चाहे जूही की कली रचना को पढ़ेंगे या आप किसी भी इनकी रचना को उठा करके देखेंगे, तो उनमें आपको शैलीगत नवीनता के साथ साथ प्रकृति में के जो मानवीकरण है उसमें भी नवीनता आपको दिखाई पड़ेगी, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, नदी के दीप रचना भी आप देखें अज्ञे की ऐसी ही है। नदी के दीप कविता का वैशिष्ट्य निरूपित कीजिए। देखिए, नदी के दीप कविता एक प्रतीकात्मक कविता है। इसमें नदी का दीप तथा भूखंड को प्रतीक के रूप में चुना गया है। कवि का विचार है कि जिस प्रकार दीप जो है भू का ही एक खंड होता है, परंतु नदी के कारण से उसका अस्तित्व अलग हो जाता है। क्योंकि दीप जो होता है, इसे आप देखते हैं भूखंड ये है, लेकिन अब नदी यहाँ से बह रही है। नदी की वजह से एक प्रकार नदियों के बीच में एक प्रकार से मान लेते हैं नदी है, ये बही थी नदी, ठीक है, ये नदी बह रही है। अब इसके बीच में कोई द्वीप आ गया है, यहाँ पर एक प्रकार से यहाँ पर कोई द्वीप है, तो ये भी इसी द्वीप का अंग है, इसी का अंग है। लेकिन चूंकि ये नदियों की वजह से बट गया है, ऐसे ही एक प्रकार से क्या होता है, परंतु नदी के कारण से उसका अस्तित्व अलग है। उसी प्रकार से व्यक्ति भी समाज का ही एक अंग है, परंतु सामाजिक परंपराएं उसे विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान कर देती। कोई कोई व्यक्ति नदी के दीप की भांति एक प्रकार से उभर जाता है, जो एक प्रकार सबसे अलग हो जाता है, ठीक है। तो चूंकि लेकिन अंग उसी का है। कलगी बाजरे की भी इनकी ही रचना है, ठीक है, अज्ञे की ही। कलगी बाजरे की कविता है, इसकी विशेषता बताएं। देखिए, अज्ञे ने इस कविता के माध्यम से पुराने उपमान का विद्रोह किया है। कवि इस कविता में प्रेयसी को किसी प्रकार के रीतिकालीन उपमानों, यानी जो एक प्रकार से रीतकाल में जैसे चंद्रमा से तुलना हो गई मुख की, या तमाम प्रकार के गजगामिनी हाथी के चाल से तुलना स्त्रियों को करी जाती थी। तो चांद सरोसन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, सुनहरे बाल की बात करी जाती थी, ठीक है। ऐसे ही आप देखते हैं, अब सोच रहे गुरुदेव गाना काहे के लिए गा रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे उपालंब जो दिए जाते हैं,
आजकल बॉलीवुड भी इसी प्रकार से उपालंब देता है। हाँ, मतलब कि भोजपुरी की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। ठीक है, तो आज तो परी से तुलना, आप देखो एक गाना आया अभी कि जो है सड़िया में परी लागेलू, और डीजे पे कल बज रहा था, हम सोचे क्लास में यही गाना बज रहा था, हम सोचे बैकग्राउंड में आ जाएगा, कॉपीराइट मार देगा यूट्यूब वाला। ठीक है, चले। तो कविता में प्रेयसी की को किसी प्रकार के रीतिकालीन उपमानों तरीका कमलिनी चंपे की कली जैसी सीमित उपमानों से नहीं सजाना चाहता। वह अभी तक केवल कमलिनी के कमल से तुलना होती थी, और एक प्रकार से चंपे की कली से तुलना होती थी जो है स्त्रियों के मुखड़े की। यदि उसे कलगी बाजरे की बिछली या घास कहता है तो उसे अपना प्रेम कहीं अधिक विस्तृत और फैला दिखाई पड़ता है। ये कलगी बाजरे की, अब बताओ बाजरे के उससे तुलना करना अपनी प्रेयसी का, कहीं ना कहीं पे ये देखो कितनी बड़ी सोच है। तो एक नया करने के चक्कर में एक नए प्रकार से चीज़ें आती हैं, जो पुराने मापदंड हैं उनको त्याग करके एक नए मापदंड नए तरीकों से अपने एक प्रकार से चीज़ों को करना ही आगे का ध्येय रहा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन से, नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। 2023 में प्रश्न आया है। नागार्जुन ने अपनी कविता अकाल और उसके बाद में प्रारंभ की 4 पंक्तियों में अकाल की भीषण स्थिति का वर्णन किया है। बाबा नागार्जुन की उपाधि है बाबा। ठीक है, अकाल की स्थिति इतनी भयावह थी कि कई दिनों तक घर में चूल्हा नहीं जला था, अर्थात घर में खाना नहीं बना था। भूख के कारण लोगों का हाल बेहाल था कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, और कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। ठीक है, ऐसे कविता है। ठीक है, तो वो अकाल के बाद, अकाल की स्थिति के बाद ऐसे हुआ। घर के लोगों की यह स्थिति देख करके चूल्हा रो रहा है, घर में जो चक्की है वो उदास है, सर्वत्र मायूसी छाई हुई है। परंतु जैसे ही अकाल खत्म होता है पूरा वातावरण सजीव हो उठता है। कभी अंतिम पंक्तियों में अकाल खत्म होने के बाद की स्थिति का वर्णन करता है। इस तरीके से एक प्रकार से आप देखते हैं इसमें तमाम प्रकार की ज़बरदस्त चीज़ें बताई गई हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, पूरे के पूरे जो है कविता में आप देखेंगे बड़े ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों का एक प्रकार से वर्णन किया गया है, और मैंने आपको विस्तार से बताया भी है कई चीज़ों को। ठीक है, विस्तार से मैंने चर्चा भी करी है इन मुद्दों पर। ठीक है, अगर मैं आपको कविता दिखाऊं तो मोचीराम कविता भी इन्हीं की है, और मतलब धूमिल की है, रोटी और संसद, और धूमिल कविता इनकी है। नागार्जुन नागार्जुन की कविता कुछ और कविता थी। नागार्जुन की कौन सी कविता बाबू? नागार्जुन की कविता कौन सी है मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट प्लीज़ वेट अ मोमेंट। देन हाँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, ये कविता ये थी अकाल और उसके बाद। ये कविता है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। ठीक है, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, और कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। यानी चूहा छिपकली उस घर में नहीं रहते जिस घर में एक प्रकार से व्यक्ति नहीं रहता। चूहा हो गया, छिपकली हो गई, ठीक है, कानी कुतिया हो गई। आप देखेंगे अभी हमारे घर में इस कमरे में एक छोटी सी चूहिया रहती, रात में जब मैं सोता हूँ तो मेरे सर पर कूदती है। ठीक है, 2-3 छिपकली इधर उधर, वो छिपकली बैठी इधर, तो ये छिपकली भी 2-3 ठो रहती, चूहा छिपकली। और बाहर जब आप बैठोगे भोजन करने तो कुतिया आ जाएगी, 2-3-4 हैं। ठीक है, ऐसे ही एक प्रकार से चूल्हा चक्की तो आज भी हमारे घर में है। ऐसी बात नहीं है कि मतलब सारी चीज़ें आज भी पौराणिक चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी, तो कहीं ना कहीं पे ये सारी चीज़ें जो है आपको दिखाई पड़ती हैं। तो यही लिखा उन्होंने नागार्जुन जी ने। अगला क्वेश्चन आ चुका है, बादल को घिरते देखा है कविता का वैशिष्ट निरूपित कीजिए। बादल को घिरते देखा है, ये कविता एक प्रकार से बड़ी फेमस कविता है। बादल को घिरते देखा है, ठीक है, बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। ठीक है, ये भी रचना बाबा नागार्जुन की बड़ी फेमस रचना है। क्या कैसी कि अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमल से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। ठीक है, और ऐसे तमाम मतलब इनकी रचनाएं जो हैं बड़ी फेमस रचनाएं हैं। ठीक है, तो पूरी बातें इसमें लगभग थोड़ी बड़ी कविता है। ये आगे कहते हैं कि जाने दो, वह ये पूछा भी गया था, जाने दो वह कब कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझालिन से झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। बड़ी ज़बरदस्त कविता है, कभी आप पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा इसमें। ठीक है, और इसमें आगे मतलब कि कालिदास सा सच बतलाना,
तुम रोए थे या मतलब कि यम रोया था, मतलब बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। मतलब कि आप देखेंगे पढ़ेंगे इनकी रचना को तो बड़ी। तो बादल को घिरते देखा कविता में बादल की प्रकृति के बारे में कवि का अपना चिंतन है। या बादल कालिदास के मेघदूत हैं जो बिरही के पास संदेश को लेकर के जाते हैं। इन्हीं बादलों के साथ कस्तूरी मृग की बेचैनी, बर्फीली घाटियों में कंदन क्रंदन करते चकवा चकवी और किन्नर किन्नरियों के काल्पनिक चित्रण को बादल के साथ संबंध कर प्रस्तुत किया गया है। यानी एक प्रकार से कालिदास जी जो हैं वो मेघदूत नाम की रचना लिखते हैं। मेघदूत सुने होंगे आप। मेघ माने होता है बादल, ठीक है, दूत माने दूत, बादल को दूत बना करके एक प्रकार से भेजते हैं अपनी प्रेमिका के पास। यम और मतलब यक्ष और यक्षिणी की एक प्रकार से कथा कहते हैं उसमें। तो वही नागार्जुन कहते हैं कि कालिदास तुम रोए थे, यक्ष रोया था कि तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, तुम रोए थे कि यक्ष रोया था। क्योंकि एक प्रकार जो कवि लिखता है वो यूं ही नहीं लिख देता है, उसके अंदर छुपा हुआ कहीं ना कहीं पे उसका अंतर्मन जो होता है उसको लिखने के लिए मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। चूंकि सुमित्रानंद पंत जी ने भी कहा कि भैया, क्या कहा सुमित्रानंद पंत जी ने कि वियोगी होगा पहला कवि। क्या कहा कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, और निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। यानी आह से जो है चीज़ें निकलती हैं, कष्ट होता है जब लोगों की विरह अवस्था होती है, उस दौरान कविताएं तमाम प्रकार की निकलती रहती हैं। घनानंद आप सोचो, सुजान सागर सुजान लीला क्यों लिख डाले इतना बड़ा? क्योंकि प्रेम करते थे सुजान से, बहुत घना प्रेम करते थे। सुजान नर्तकी थी, नृत्य किया करती थी दरबार में। उन्होंने सोचा कि भाई मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ पर अच्छा खासा डांस करते हैं, इनके साथ जाएंगे, खाना पानी मिले कि ना मिले, चलो इसको हटाओ, यहीं पर डांस करते हैं। तो यही सारी चीज़ें हुई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, धर्मवीर भारती के काव्य संग्रहों के नाम लिखिए। देखिए, धर्मवीर भारती के काव्य संग्रह निम्न है। थके हुए कालांतर से, कवि और कल्पना, ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, देशांतर, ये सब एक प्रकार से काव्य संग्रह है। इनके काव्य संग्रह मतलब कि इन्हीं कविताओं का संग्रह ही काव्य संग्रह होता है। तो जैसे कि थके हुए कलाकार से, इसमें कई कविताएं संकलित है। कवि और कल्पना में भी कई कविताएं, ठंडा लोहा में भी ऐसे, ये सब एक प्रकार से इनके काव्य संग्रह हैं। अगला प्रश्न, मोचीराम कविता का वैशिष्ट्य निरूपित कीजिए। मोचीराम कविता किसकी है? तो मोचीराम कविता भैया किसकी है? इनकी है, क्या नाम है, सुदामा प्रसाद पांडे जी धूमिल की। मोचीराम कविता का वैशिष्ट्य देखिए, मोचीराम जो है जनवादी कवि धूमिल की बहुचर्चित और बहुप्रशंसित कविता रही है। इस कविता को पढ़ते हुए लगता है कि मोचीराम बिल्कुल आंखों के सामने रापी लिए बैठे हुए हैं। रापी मतलब कि जो सूजा होता है, जो है मोची वाला, जो चप्पल और जूता को सीने वाला होता है, उसको लिए बैठे हुए हैं। पैसे के प्रति ऐसी ईमानदारी इस सृष्टि में और नहीं तो कम से कम भारत में बहुत कम लोगों ने दिखलाई है। आपको बता दूं कि किसी पैसे पर इतना ज़बरदस्त लिख देना, मोचीराम कविता जो है, ये कविता इनकी है। मैं कविता आपको पढ़ूं, अगर आपके पाठ्यक्रम में संकलित है मोचीराम कविता कि रापी से उठी हुई आंखों से मुझे क्षण भर टटोला, और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। ठीक है, मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा हुआ है, मैं एक प्रकार से उसके समान, उसके जैसा कुछ नहीं देखता हूँ। आगे कहते हैं कि और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है जैसा है जहाँ कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। ठीक है, फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टाँके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट पर छाती पर हथौड़ी की तरह सहता है। ठीक है, यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग जो है नैवत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शकल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है। जूता क्या है? चकतियों की थैली है जूता। इसे एक चेहरा पहनता है जूता को, जिससे चेचक ने चुग लिया है, चेचक बीमारी है। उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है, जो हंसी है वो आशा की उम्मीद की। उसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है, ऊपर टेलीफोन का खंभा है, वहीं पर कोई पतंग फंसी हुई है। मतलब कि एक ज़बरदस्त वर्णन करते हैं। और खड़खड़ा रही है वो पतंग, हवा चल रही है तो उसमें फंसी हुई पतंग जो है फड़फड़ा रही है। ठीक है, आगे कविता में कहा गया है, वैसे कविता बड़ी लंबी है। आगे कहा कि बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूंकते हो?
मैं कहना चाहता हूँ मगर मेरी आवाज़ ललखड़ा रही है। मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज़ आती, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो। आप यकीन करें उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें टोकता हूँ और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। इस तरीके से और भी कविता, लंबी कविता है, ठीक है, और मैं किसी दिन आपको बता दूंगा, हालांकि बताने का समय नहीं रहा है बिल्कुल, फिर भी मैंने कहा पढ़ दे। तो बैठा हुआ संलाप कर रहा है पेशे के प्रति ईमानदारी इस सृष्टि में तो नहीं, और नहीं तो कम से कम भारत में बहुत कम लोगों में दिखलाई देती है। यहाँ कवि ने बेईमानों, घूसखोरों, अनैतिक कवियों, मतलब कि अनैतिकवादियों पर बड़ा मारक और तीखा व्यंग किया है। मोचीराम कविता मोची जाति के प्रति धूमिल के दर्द और सहानुभूति का एक प्रकार से ज्वलंत उदाहरण आपको मान सकते हैं, ठीक है। इस कविता में कवि ने मोची जीवन का जीवंत रेखाचित्र प्रस्तुत किया है। निश्चय ही यह कविता कवि धूमिल को निर्विवाद रूप से एक बड़ी संवेदना के रचनाकार के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित करती है कि उन्होंने मोची जैसे पात्रों पर कविताएं लिखना एक प्रकार से अपने आप को रखा। धूमिल की काव्य भाषा में विद्रूपता देखने को मिलती है, क्योंकि काव्य भाषा इनकी कभी कभी पर एक प्रकार से थोड़ी सी जटिल, मतलब कि थोड़ी सी गंभीर हुई है कि जो समाज के समक्ष नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी बड़ी जबरदस्त रही है। धूमिल द्वारा कविताओं में प्रस्तुत ऐसी भाषा के चित्र यत्र तत्र सर्वत्र देखे जा सकते हैं। स्पष्ट ही यह भाषा लड़ाई की भाषा है। उनकी भाषा में आक्रामकता है, जबान पर तीखापन है। वो डरते नहीं किसी से, किंतु यह तीखापन वहाँ नहीं है जहाँ दंतहीन शिशु की किलकारी है, जहाँ गांव घर माँ घरनी बच्चों से लगाव है, वहाँ पर वो एक प्रकार से ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते। जहाँ गरीबी और बेबसी का मार्मिक चित्रण है, जहाँ जीवन की मुस्कान है, लोक मंगल की कामना है, भविष्य के प्रति आस्था है, वहाँ भाषा साफ सुथरी, सरल और संवेदना को जगाने वाली है, इमोशन को जगाने वाली है। भाषा का वहीं पर प्रयोग एक प्रकार से आक्रामकता के साथ करते हैं जहाँ पर एक प्रकार से उसको करना चाहिए। वहाँ तो उनकी भाषा बड़ी आत्मीय हो जाती, जहाँ पर ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई। वास्तव में गरीबी को भाषिक संपन्नता में जीने वाले एकमात्र कवि रहे हैं, वो हैं सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल जी। धूमिल की भाषा का चरित्र व्यंग्यात्मक है। ऐसा इसलिए है कि वे मन से इतने स्वस्थ हैं कि सामाजिक व्यवस्था के अस्वस्थ को वो सह नहीं पाते, और तब जब भी वे अपने गुब्बार निकालते हैं, अपने एक प्रकार से भाषा का गुफार निकालते हैं, तो एक प्रकार से व्यंग्यात्मक हो जाती है। वो एक प्रकार डरते किसी से नहीं, जो बातें हैं स्पष्ट कह देते हैं। अगला प्रश्न, धूमिल की दृष्टि में कविता की परिभाषा क्या है। देखिए, विभिन्न काव्य पंक्तियों में धूमिल ने कविता को परिभाषित करने की कोशिश की है। धूमिल की कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। क्या है धूमिल की जो भाषा है, या धूमिल की कविता जो है, भाषा में आदमी होने की तमीज है। धूमिल का काव्य घेराव में खड़े कवि का साहित्य एक आलाप है। धूमिल की कविता हिंदी में नक्सलवाड़ी है। धूमिल की कविता सही समझ की अभिव्यक्ति है। तो धूमिल एक प्रकार से उनकी कविता की परिभाषा इस तरीके से विद्वानों ने अलग अलग दी है, नोट डाउन कर लीजिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। धूमिल की जो कविता है वो भाषा में आदमी की तमीज है। धूमिल का काव्य घेराव में खड़े कवि का संक्षिप्त एकालाप है। धूमिल की कविता हिंदी में नक्सलबाड़ी है। धूमिल की कविता सही समझ की अभिव्यक्ति है। अलग अलग विद्वानों ने धूमिल की कविता की परिभाषा को इस तरीके से अलग अलग शब्दों में व्यक्त किया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न, शोध के अंग अथवा शोध की प्रक्रिया के विभिन्न चरण बताएं। देखिए, किसी भी क्षेत्र में शोध या रिसर्च जो होता है करने के लिए विभिन्न तरीकों, विधियों, पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। बिना पद्धति, बिना तरीकों या बिना मेथड के एक प्रकार से किसी प्रकार का कोई शोध नहीं संपन्न होता है। तो ये विभिन्न तरीके ही शोध की पद्धतियाँ या बोध की प्रविधि कहलाते हैं। शोध की पद्धतियाँ कई प्रकार की होती है। जैसे पहली है विषय का निर्धारण करना। सबसे पहली बात, हम किसी समस्या का निर्धारण कर लेते हैं कि हमको इस विषय पर शोध करना है। दूसरी बात, शोध समस्या का निर्धारण कर लेते हैं, शोध की समस्या क्या है, उस समस्या के निदान के लिए क्या करना है। संबंधित साहित्य का व्यापक सर्वेक्षण कर लेते हैं, यानी कि जो उस विषय पर साहित्य जो लिखे गए पहले से उसका हम अध्ययन कर लें। इसके अलावा परिकल्पना या प्राकल्पना का निर्माण कर लें, यानी कि शोध कैसे करना है, हमको पूरा एक सांचा तैयार कर लें कि किन किन मुद्दों पर हमको चलना है और किस तरीके से चलना है, पूरा डिसाइड कर लें। इसके अलावा शोध की रूपरेखा तैयार करना, शोध प्रारूप तैयार करना। इसके अलावा तथ्य संग्रह और तथ्य विश्लेषण करना, आंकड़ों का संकलन करना, तथ्यों का संग्रह करना, जो डाटा है उस शोध के बारे में, उस विषय के बारे में तमाम जानकारी अलग अलग स्थानों से इकट्ठा करना, उनको व्यवस्थित करना, उनको सिस्टमेटिकल वे में सजाना। पर इसके बाद फिर परिकल्पना की जांच करना, जो आपने प्राक कल्पना बनाई थी या जिन पद चिन्हों पर चढ़ने के लिए आप सोचा था, या जो सोचा था आपने, जो चीज़ खोजने के लिए जो सांचा आपने बनाया था, उस सांचे में फिट आ रहा है जो चीज़ आपने इकट्ठा की कि नहीं। तो अगर उसकी जांच सही है तो फिर उसके बाद में समन्वयीकरण करें, इसके नियम की व्याख्या करें, ठीक है। और उसके बाद में शोध प्रतिवेदन तैयार करें, यानी कि शोध पर रिसर्च अपनी तैयार करें, एक प्रतिवेदन लिखें, एक रिपोर्ट तैयार करें, उसमें बताएं कि भाई हमने ये चीज़ें की और इसका हमारे समक्ष ये निष्कर्ष निकला। इस तरीके से एक पीएचडी में ऐसे शोध करने के लिए आपसे बोला जाएगा, तो आप कर पाएंगे जब आप इन चीज़ों को जानेंगे, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका भैया, साहित्य में शोध की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए।
देखिए, साहित्य में शोध की कई विधियां हैं, जैसे कि तुलनात्मक शोध पद्धति, तुलना करके किसी भी चीज़ की, समाजशास्त्रीय विधि के द्वारा होता है, भाषा वैज्ञानिक शोध, मनोवैज्ञानिक शोध पद्धति, अंतर अनुशासनात्मक शोध पद्धति, आगमनात्मक शोध पद्धति और निगमनात्मक शोध पद्धति, ये सारी की सारी शोध पद्धतियां हैं। तो इनमें से किसी भी पद्धति का प्रयोग करके व्यक्ति जो है किसी भी मुद्दे पर शोध करता है, जिसको जैसा शोध करना होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, प्रश्न आप देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक अवदान पर प्रकाश डालिए। बहुत ही फेमस प्रश्न है। देखिए, ऐसे प्रश्न लघुत्तरी दीर्घोत्तरी में आते रहते हैं। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना संपूर्ण जीवन हिंदी साहित्य की सेवा में समर्पित किया है। इनके नाम पर हिंदी साहित्य में एक पूरा युग चलता है। 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का जो समय काल है, भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म जो है 1850 ईस्वी में ही हुआ था। हिंदी नाटक, गद्य, कविता और पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका योगदान अविस्मरणीय है, यानी कभी भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने नाटक बहुत लिखे हैं, गद्य भी लिखा है, कविताएं भी लिखी, पत्रकारिता भी करी है। इसके अतिरिक्त पत्रकार भी थे, वक्ता भी थे, निबंधकार भी थे, उत्कृष्ट कवि थे। इनकी कविताएं ब्रजभाषा में हैं और जो गद्य लिखा है उन्होंने ये एक प्रकार से खड़ी बोली में लिखा है। हिंदी साहित्य में खड़ी बोली के नायक के प्रारंभ का जो श्रेय है वो भारतेंदु जी को ही जाता है। भारतेंदु जी ने खड़ी बोली में एक प्रकार से गद्य लिखने का शुरुआत किया, एक व्यवस्थित तरीके से नाटकों में अपने। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण, इन सभी को चित्रण का आधार बनाया और चित्रण को ही अपने जो है साहित्य को लक्ष्य बनाया, आधार बनाया। उन्होंने हिंदी साहित्य के दायरे का बहुमुखी विकास किया। इनके लेखन में दोहा, चौपाई, हरिगीतिका, छंद, बरवे, कवित्त, सवैया, तमाम प्रकार के छंदों का परिचय मिलता है। दोहा, चौपाई, हरिगीतिका, छंद और बरवे, कविता, सवैया, तमाम प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है इन्होंने। ठीक है, भारतेंदु जी के बृहत साहित्यिक योगदान के कारण ही 1857 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक का जो कालखंड है भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। कुछ लोग 1843 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का समय काल कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग 1857 से 1900 ईस्वी तक का, कुछ लोग 1850 से मानते हैं 1900 का समय। ठीक है, भारतेंदु युग के नाम से। तो जो भी आप समझ पाएँ वो कर लीजिए। चूँकि मानते किस लिए हैं, चूँकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1843 से स्वीकार करते हैं 1900 ईस्वी तक का समय काल एक प्रकार से भारतेंदु युग। ठीक है, जबकि एक प्रकार से 1857 में एक प्रकार से क्रांति हुई थी, इस वजह से कुछ लोग 1857 की क्रांति जो कि साहित्य समाज का दर्पण है, इस वजह से इसको मानते हैं कि 1857 से 1900 ईस्वी तक का जो है कालखंड भारतेंदु युग के नाम से है। कुछ लोग एक प्रकार से 1850 ईस्वी से मानते हैं, चूँकि 1850 में इनका जन्म हुआ था, इस वजह से। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो तीनों कारण मैंने बता दिया कि क्यों क्यों मानते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रसाद जी के काव्य के भाव पक्ष का विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देखिए, प्रसाद जी का पूरा नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। छायावाद के नायक हैं, छायावाद के बहुत ही विद्वान कवि हैं, छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते हैं, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से? प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। ठीक है, आधुनिक की मीरा जो कही जाती हैं वो महादेवी वर्मा जी। छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते हैं प्रसाद जी। तो इनके काव्य की विशेषताएं जो भाव पक्ष की हैं कई सारी। पहली बात तो काव्य विषय में नवीनता का सृजन इन्होंने किया है। ठीक है, साहित्य को रूढ़िगत सीमाओं से मुक्त भी किया। उनके जागरण के साहित्य को छायावाद, रहस्यवाद और प्रगतिवाद नामों से आप पुकार सकते हैं। ये एक प्रकार से युग प्रवर्तक कवि रहे हैं, छायावाद के प्रवर्तक भी रहे हैं। प्रसाद जी के समय में कवियों के 2 वर्ग थे। एक वर्ग श्रृंगार के नाम पर नारी का अत्यंत स्थूल और वासनापूर्ण वर्णन कर रहा था, यानी कि नारी के शरीर का वर्णन एक रूप कर रहा था, और दूसरा इसका विरोध कर रहा था कि भाई उसके केवल शारीरिक वर्णन करना एक प्रकार से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके आंतरिक मनाभाव का वर्णन करना चाहिए। कहते हैं ये कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नकपक तल में, पीयूष सुरेत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी के एक प्रकार से जो मनोदशा उसका उच्च वर्णन किया गया है। आपने प्रकृति को अपना उपादान बना करके मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित किया है। जयशंकर प्रसाद जी ने सुघनी साहू परिवार से बिलोंग करते थे, पढ़ा लिखा ज़्यादा एक प्रकार से नहीं थे, लेकिन स्वाध्याय से बहुत सारी चीज़ें अध्ययन करी। प्रसाद जी के काव्य में द्विवेदी युग के स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह भी दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए डॉक्टर नगेंद्र जो है छायावाद को क्या कहते हैं? डॉक्टर नगेंद्र जैसे आलोचक कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति क्या है? सूक्ष्म का विद्रोह है। ठीक है, द्विवेदी युग के स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। द्विवेदी युग बिल्कुल, मतलब द्विवेदी युग में खूब ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर चीज़ें लिखी जाती थीं, जबकि एक प्रकार छायावाद में उसी चीज़ों को कम शब्दों में बता दिया गया। प्रसाद जी प्रकृति के सौंदर्य के अधिक प्रभावित थे और प्रकृति के प्रति नवीन दृष्टिकोण उन्हीं की देन है। प्रकृति का एक नया मानवीकरण इन्होंने किया। ठीक है,
प्रसाद जी प्रेम और यौवन के कवि हैं। वे दुख के संयोग को ही जीवन मानते हैं। आप देखते हैं आंसू जैसा विरह काव्य हिंदी साहित्य में लिखने वाले व्यक्ति यही हैं कि इस करुणाकलित हृदय में बिकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इस तरीके के काव्य लिखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद। उन्होंने सर्वर्थ वासना का विरोध किया, यानी कि जो प्रेम में वासना होता है, काम इच्छा होती है, उसका विरोध किया। प्रेम की स्वच्छता पर बल दिया, यानी कि स्त्री केवल एक प्रकार से सेक्स की वस्तु नहीं होती है, स्त्री एक प्रकार से वह एक प्रकार से प्रेम करने की एक जो है चीज़ होती है। मतलब कि स्त्री को चीज़ नहीं बोला, स्त्री को वस्तु जो लोग समझते थे। क्योंकि आप देखते हैं द्रव्य, मतलब कि उसमें क्या नाम है, जो है रीतिकाल वगैरह में स्त्री को एक वस्तु की भांति समझा जाता था, केवल उसके शरीर का वर्णन किया जाता था। लेकिन उन्होंने एक प्रकार से उसके आंतरिक अंतर्भाव को पहचाना और प्रेम की स्वच्छंदता एक प्रकार पर बल दिया इन्होंने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका भैया, अगला प्रश्न आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न सिद्ध कीजिए कि निराला जी प्रगतिवाद के अग्रदूत रहे हैं, स्पष्ट कीजिए। देखिए निराला जी प्रगतिवाद के अग्रदूत बिल्कुल नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। निराला जी बेसिकली ये छायावाद के महेश कहे जाते हैं, छायावाद के जो है रुद्र कहे जाते हैं। छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने सदैव अपने काव्य के माध्यम से अन्याय, शोषण और रूढ़ियों का विरोध हमेशा किया। निराला जी का काव्य प्रगतिशील काव्य भी रहा है। आपका काव्य परतंत्र और शोषण के विरुद्ध ललकार रहा है। प्रगतिवादी कलाकार में निराला जी का शीर्ष स्थान है। प्रगतिवाद की शुरुआत आप देखते हैं इन्हीं की रचनाओं से आपकी होती है। छायावाद और प्रगतिवाद दोनों में आते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। सिद्ध कीजिए कि निराला जी ओज, पौरुष और विद्रोह के कवि हैं। देखिए निराला का शरीर पौरुष का प्रतीक था। उनका ऊंचा पूरा विशाल पुष्ट शरीर जो था, तेज आंखें, तेजस्वी ललाट, आकर्षक केस राशि, घन गंभीर वाणी और ओजस्विनी मुद्रा एक बार ही दर्शन कर लेने वाले व्यक्ति के चित्त पर सदा के लिए प्रभाव डालने वाली थी। यानी उनका एक प्रकार से जो शरीर का रूप रंग था वो भी बड़ा जबरदस्त था। तो उनका एक प्रकार से ओज, पौरुष और जो है बहुत जबरदस्त था। विद्रोह के कवि थे। उनका शारीरिक गठन यूनानी देव प्रतिमाओं के स्मरण कराने वाला था। जैसा उनका व्यक्तित्व था वैसा ही उनका ओजस्वी स्वभाव था, वैसा ही पौरुषपूर्ण उसका काव्य भी लिखा उन्होंने। निराला जी को कविता पाठ करते हुए देखा होगा जिन्होंने और सुना होगा, उनकी ओजस्वी वाणी और सिंहवत भंगिमा को कभी भूल नहीं पाएंगे। वो उस समय बैठे हुए वे समासिस्त शंकर और खड़े हुए प्रलंकार रुद्र लगते थे, इसीलिए इनको छायावाद का शंकर कहा गया, छायावाद का रुद्र कहा गया। मतलब कि शरीर भी कदकाठी लंबे चौड़े थे, उसमें कोई दो राय नहीं, और एक प्रकार से बहुत ज़बरदस्त थे। ठीक है, देखने में एकदम से कदकाठी एकदम से बहुत ज़बरदस्त लगती थी इनकी। ठीक है, तो ये एक प्रकार से थे निराला जी। निराला एक प्रकार से अगर बात की, निराला बड़े ही विद्वान कवि थे। इनके जीवन में एक प्रकार से दुख ही रहा। ये कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज तक नहीं कही। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे इनके जीवन में एक प्रकार से बड़ा दुख रहा है। इसकी एक बार बस और नाच तू श्यामा, सामान सभी तैयार, सामान सभी तैयार। यहाँ पर देखें ये कविता क्या है, पूरी लाइन जो मैं पढ़ रहा हूँ। एक बार बस नाच तू श्यामा, एक बार बस और नाच तू श्यामा, सामान सभी तैयार, कितने ही हैं असुर चाहिए कितने तुझको हार, कर मेखला मुंडमालाओं से बन मन अभिरामा, एक बार बस और तू नाच श्यामा। ये एक प्रकार से इसकी इन बातों की द्योतक हैं। तो कहीं ना कहीं पे निराला जी जो हैं एक प्रकार से रुद्र के अवतार या छायावाद में भगवान शंकर की दर्जा इनको दिया जाता है। ठीक है, भगवान शंकर की भांति एक प्रकार से ये थे। और आपने देखा होगा कल या परसों मैंने एक प्रकार से खाद्य पोषण और स्वच्छता की वीडियो दी थी, तो आपने इसको भी देखा होगा, देख लीजिएगा, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चूँकि ये एक प्रकार से को करिकुलर कोर्स के रूप में BA BSc BCom में प्रथम सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन यानी खाद्य पोषण और स्वच्छता शामिल है। तो आप देख लीजिएगा, सभी विश्वविद्यालयों में आता है। राम मनोहर लोहिया, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, चौधरी चंद्र सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सोहेल देव, जननायक चंद्र मतलब कि आपका छत्रपति साहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, मासा कुंभरी राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, PRU, ठीक है, बरेली, रोहिलखंड, और इसके अलावा BU झांसी, इन सभी में एक प्रकार से मासा कुंभरी राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, इन सभी में प्रश्न पूछे आते रहते हैं। तो जो बच्चे एक प्रकार से कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं उसमें सब कुछ आपको मिलेगा, सारे सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। 91 61 93 60 62 पर आप SMS करेंगे, सभी सब्जेक्ट के कोर्स की व्यवस्था कर दी गई। हिंदी, संस्कृत, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सब मिलेगा आपको। नाम, यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। मात्र 100 रुपीज़ में एक प्रकार से ये व्यवस्था कर दी गई है।
आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपये भेज देने हैं। अगर आप नहीं चलाते तो आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हो। यह बात ध्यान रखेंगे। आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट और 1 को करिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी आपकी मात्र 100 रुपीज़ में करवा दी जाएगी। यह बात ध्यान रखेंगे। परीक्षा के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयारी व्यवस्थित तरीके से आपकी करवाई जा रही है। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे।